इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोगों को बैटल का सीन दिखाई दिया जाता है। चारों ओर जो लोग थे वो लड़ने पर तुले हुए थे, एक दूसरे की वो जान ले रहे थे। कई सारी लाशें पहाड़ों पर, पहाड़ के नीचे उस बैटल फील्ड में पड़ी हुई थी। तभी हमें कोई बताता है और कहता है कि एक दिन वो जरूर आएगा जब चंद्रमा की कंपैरिजन में श्रीमान स्टार आकाश में दिखाई देगा। सूर्य और चंद्रमा जो दिन और रात पर रूल करते हैं, ये दोनों बिखर कर चूर चूर हो जाएंगे और ये अशांत दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट हो जाएगी। एक स्टार जो पैदा होगा, उस स्टार की रात को वो पूरी दुनिया के चारों ओर फंस कर दुनिया को खत्म करेगा और दुनिया को बिल्कुल सही करेगा और इस दुनिया पर वो राज करेगा और उसे कहा जाएगा द सुप्रीम रूलर। और हम उसी बैटलफील्ड में एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम वेक होता है और उसे जो भी सारे दुश्मन आ रहे थे वो इन सभी को खत्म करते हुए जा रहा था। तभी वेक को देखकर चियोन, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो मेरी ही उम्र का दिखता है लेकिन वो सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जो वेक होता है उसके सामने कई ज्यादा और लोग आते जा रहे थे लेकिन वो उन सभी को खत्म करते हुए जा रहा था। चियोन जो होता है वेक को देखकर कहता है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि वो हर किसी को बता रहा हो कि ये बैटलफील्ड है, यहाँ पर मारना और मारना अस्कर होता रहता है। और जो वेक होता है वो काफी ज्यादा थक जाता है और चियोन वेक से कहता है कि तुम थक नहीं सकते हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दया क्या होती है। मेरे सामने पहले ही मेरे हाथ दुश्मनों से रंगे हैं लेकिन मुझे मेरे कॉमरेड की मदद करनी है क्योंकि वो खतरे में है। और इसने अभी वेक को कॉमरेड कहा। तभी एक शख्स जो होता है वो चियोन पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? और वो चियोन पर वार कर देता है लेकिन वेक के होते हुए ऐसा करना नामुमकिन था। वेक को बिल्कुल टाइम नहीं लगा था और वो शख्स को मौत के घाट उतार देता है। चियोन वेक से कहता है, मैं बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल सही था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं काफी ज्यादा दयालु हूँ। और चियोन बैटलफील्ड में आगे बढ़ता जा रहा था। वेक चियोन से पूछता है, तुम हो कौन और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ना तो तुम्हारे पास कोई वेपन है ना ही कोई स्ट्रेटजी, तुम ऐसे तो मारे जाओगे। चियोन कहता है, तुमने वेपन कहा ना और मैं लापरवाह हो जाऊंगा। ऐसा इसलिए है, अगर मैंने किसी ऐसी चीज का यूज किया जो मुझे मारने में कामयाब हो तो मैं सचमुच मारा जाऊंगा, ये मेरा मानना है। वेक मन ही मन कहता है कि ये पागल है और ये क्या रहा है। चियोन पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। चियोन कहता है, एक शॉट के साथ वक्त की बर्बादी है, मैं उस वक्त का यूज करता हूँ जो चीजों के लिए देखना जरूरी होता है और मेरे लिए एक जीतने का तरीका है। वेक कहता है, तुम्हारा इससे मतलब क्या है कि जीतने का तरीका है? और तभी एक और शख्स जो होता है वेक के सामने आ जाता है। वेक उसके सिर के आर पार अपना वेपन जो होता है वो कर देता है और चियोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम पीछे हट जाते हो तो तुम जीत जाओगे। वेक कहता है, क्या पीछे हटना? तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो। और चियोन कहता है, तुम भी काफी अमेजिंग हो। तुमको एहसास हुआ कि तुम्हें जब उस पल रुकना था तो तुमने पीछे हटना चाहा। वेक कहता है, नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे याद आता है कि मैं फाइटिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। चियोन कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वेक कहता है, कमांडर बैरक के पास। जब मुझे पता चल गया है कि हमारे पास जीतने का रास्ता है तो हमें उन्हें रिपोर्ट करनी होगी। चियोन कहता है, शायद तुम वहां ना ही जाओ तो बेहतर रहेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हाई रैंकिंग वाले वो कमांडर तुम्हारी बात को सुनना पसंद भी करेंगे? वो हम लोगों को सिर्फ एक कीड़े की नजरिए से देखते हैं। वे कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं फिर भी वहां पर जाऊंगा। वे काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है। हमारा सीन कमांडर बैरक की ओर आता है और कमांडर बैरक वेक से कहता है, हमारा गोल हमारे सामने था और तुम कह रहे हो कि तुम पीछे हट गए। और वेक कहता है, आपने सही कहा। कमांडर बैरक कहता है, चलो मुझे वो सजेस्टिंग दो जिसके कारण तुम पीछे रुके। वेक कहता है, बिना रुके बार बार हम लोग आगे बढ़ रहे थे, वो लोग पीछे हट रहे थे। इसका मतलब यही है कि माउंटेन के पीछे उनके सोल्जर घात लगाकर बैठे हुए थे। और जो कमांडर बैरक कहता है, तुम कह रहे हो कि हम मारे जाते। और वो अपने एक टीममेट से कहता है, कमांडर बैरक, क्या तुमने सुना? ये बेवकूफ नौकर हमें अब बताएगा कि हमें क्या करना है। वेक कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। बैरक कहता है, तुम अपनी जगह को जानते हो तो अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा।
और तभी वेक को जियोन की बात याद आती है कि अगर तुम ना जाओ तो बेहतर रहेगा। हाई रैंकिंग के जर्नल हमें सिर्फ एक नौकर की नजर से देखते हैं। वेक कहता है, तुमने सच कहा था और आज रात सितारे कुछ अलग दिख रहे हैं। मुझे हैरानी है कि मैं उस स्टार को कभी देख भी पाऊंगा या फिर नहीं। वेक वहां से निकलता है सीधा बैटलफील्ड की ओर और कई सारी जो लाशें थी वो उस बैटल में बिछ चुकी थी। उन्हीं लाशों के बीच जो चियोन था वो छिपा हुआ था। चियोन वहां से निकल जाता है और कई सारे लाशों के ढेर पर बैठा हुआ था। चियोन मन ही मन कह रहा था कि सेरेमनी पानी की जगह ये खून की नदियां यहाँ पर बह गई हैं। तभी चियोन जो होता है पहाड़ से चढ़ते हुए एक हाथ को देखता है जिससे वो काफी घबरा जाता है। लेकिन जियोन देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वेक है और वेक वहां पर आकर कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मेरी जान में जान आ गई। तुमसे फिर से मिलकर काफी खुशी हुई। जियोन आसमान की ओर देखता है और जो वेक होता है जियोन से कहता है, क्या तुम सुप्रीम रूलर स्टार के बारे में जानते हो? लोग कहते हैं कि जो बच्चा उस रात पैदा होता है उस स्टार की एनर्जी का वो यूज कर सकता है और सुप्रीम रूलर बन सकता है। अंदाजा यही है कि दुनिया को वो उल्टा पुल्ट कर देगा। लेकिन बदकिस्मती से 12 साल से वो स्टार पैर ही नहीं हुआ। चियोन कहता है इसमें बदकिस्मती की बात क्यों है? बेक कहता है उस स्टार को देखने से 3 साल पहले ही वो डिसअपीयर हो गया और मैं उस स्टार के 3 साल पहले जन्मा हुआ था। और चियोन कहता है ओह तो ऐसा है। और चियोन मन ही मन कहता है सुप्रीम रूलर स्टार और वो क्रिम्सन स्टार जो कई सालों से दिखाई नहीं दिया। चियोन अब बेक से कहता है दुखी मत हो, एक स्टार आमतौर पर कुछ सालों तक ह्यूमन आइज को देख सकता है। बेक कहता है क्या तुम सुप्रीम रूलर स्टार के बारे में जानते हो? चियोन कहता है लोग इसकी एनर्जी को अचीव कर सकते हैं लेकिन ये कुछ बच्चों तक ही लिमिटेड है और जो उसके आसपास 3 से 4 साल पहले ही पैदा हो जाते हैं वो इनकी एनर्जी को अचीव कर सकते हैं क्योंकि उनको एक मौका दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम भी सुप्रीम रूलर बन सकते हो। वेक हंसते हुए कहता है सच में? तो वो जगह तो सिर्फ मुरी में ही है। सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश करना मेरे लिए एक अच्छा फैसला रहेगा। वेक चियोन से कहता है लेकिन तुम उन लाशों के अंदर कब तक छुपे हुए थे? चियोन बताता है तुम्हारे जाने के ठीक बाद। वेक कहता है तुम्हें पूरा यकीन था कि वो लोग मारे गए हैं? चियोन कहता है क्योंकि मुझे पता था कि वो जर्नल नहीं मानेगा और तुमसे यही कहेगा कि जाओ और फाइट करो, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पीछे हट जाओ। वेक कहता है तुमने ठीक कहा और अब मैंने भी सोचा है कि मुझे इन बेवकूफों के साथ मरने का कोई भी हक नहीं है। मुझे रियलाइज हो गया है कि पीछे हटना तुम्हारी वो बात बिल्कुल सही थी। दुश्मनों को इस बेवकूफी और इस गंदगी माउंटेन की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस हमें लुभाना चाहते थे और माउंटेन के पीछे उनकी आर्मी छुपी हुई थी और बेवकूफ जर्नल सचमुच बेवकूफ है। उन्होंने सोचा कि इस जगह ये काफी कीमती है और इस जगह अपना झंडा गाड़ने की वजह से उन बेवकूफ जर्नलों ने कई मासूमों की जान ले ली। खैर सब कुछ अच्छा ही हुआ, अब मेरे लिए उन्हें छोड़ना काफी आसान होगा। चियोन कहता है तुम एक गद्दार भी कोशिश करे जा सकते हो। वेक कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक गुलाम सोल्जर से अब मुक्त होना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और चियोन जो होता है मना कर देता है और चियोन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। मेरी मदर जो काफी बीमार है, मेरी सिस्टर जो उससे भी काफी बीमार है। और वेक कहता है ओह अच्छा, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास एक फैमिली है जिसे तुम्हें बचाना है। मेरे पास तो कोई भी नहीं है, तो मिलते हैं बाद में, लेकिन मेरा नाम वेक वन ही है। और तुम्हारा नाम क्या है? चियोन रिंगोक बताता है। वेक पूछता है कि तुमने क्या कहा? चियोन कहता है मैं दोबारा इससे नहीं कहूंगा। और वेक कहता है तुम्हारा नेचर काफी अच्छा है। वो वहां से भागते हुए चला जाता है। चियोन खड़ा होता है और कहता है वो यहाँ से चला गया तो अब सिर्फ यही बचता है। और चियोन कहता है कि सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश करना मेरे लिए भी एक अच्छा फैसला होगा, एक सुप्रीम रूलर। और हम 2 लोगों को देखते हैं, कहने का मतलब 2 लेडीज को, और इनके नाम तो नहीं पता लेकिन हम इसे व्हाइट और रेड कहकर पुकारेंगे। व्हाइट कहती है उन दोनों के बीच सुप्रीम रूलर कौन बनेगा? जो रेड होती है वो कहती है तुम्हें कौन लगता है? और व्हाइट कहती है किस्मत के खिलाफ जो किस्मत को तोड़ेगा और अपनी किस्मत पर जीत पाएगा वही सुप्रीम रूलर बनेगा। रेड भी कहती है आपने सही कहा, किस्मत इसे पकड़ने और अपने फैसलों के मुताबिक डिसीजन से होती है। लोग इसका इंतजार करते करते थक जाते हैं लेकिन जो किस्मत को भी तोड़ देता है
वो आदमी सुप्रीम रूलर बन सकता है। और हम 11 साल बाद देखते हैं जब मुरीम अलायंस के सैकड़ों लोग आपस में एकजुट हो गए और अपनी पावर का इस्तेमाल कर कई सारे सेटों पर कब्जा कर लिया। डीमनाइज कल्ट के चारों ओर घूमते डार्क हेवन ट्रम्प के साथ वो लोग इकट्ठा हो गए थे और कुछ ही टाइम बाद सेंट्रल प्लेस और मुरीम अलायंस और सेंट्रल प्लेस में एक दूसरे वो लोग मिल गए थे और डार्क हेवन सेंट्रल में भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे कर उन लोगों ने अपना जो पैर था वो जमा लिया था और हमें बताया जाता है कि एसगार्ड एक ऐसी जगह है जहाँ एसगार्ड तुमको रास्ता बताती है। कहने का मतलब है कि कुछ जो राहगीर होते हैं उनको एसगार्ड की ओर से कुछ लोग भेजे जाते हैं जिनसे वो से रास्ता बता सकते हैं और उन रास्ता बताने के बाद जब वो अपने घर पहुंच जाएंगे तो उनको उनका जो भी उनका सैलरी वगैरह होगा उनको वो दे दिया जाएगा। और अब इसी बिजनेस में हमारा जो हीरो है चियोन रियोंग वो आ जाता है और चियोन रियोंग पर एक जो शख्स था वो चिल्लाता और कहता है क्या तुम पागल हो। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। तभी हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि ये जो सामने खड़ा मोटा शख्स देख रहे हो ये इनका कल्ट लीडर है। कल्ट लीडर का जो पीछे शख्स देख रहे हो वो इसका मैनेजर है। वो योंग पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि हमें माउंट एसो की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो चियोन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अगर माउंट एसो की ओर नहीं जाओगे तो हमें 3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं और अगर तुम ऐसे ही जिद करोगे तो हम सब मारे जाएंगे और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूंगा। और जो मैनेजर होता है वो कहता है तुमने क्या कहा। और चियोन कहता है पक्षियों की वजह से लोग मारे जाते हैं और ह्यूमन जो होते हैं वो लालच की वजह से मारे जाते हैं। और मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है तुम शो ऑफ करना बंद करो क्योंकि तुम एजुकेट हो। इसलिए चियोन कहता है जिंदगी और मौत हर कोई इसका फैसला लेता है और ये दोनों हमेशा से बैलेंस रहते हैं। एक गलत डिसीजन और सीधे मौत। मैनेजर उस पर अब भी चिल्लाता है कि बकवास बंद करो और चियोन कहता है अपनी लालच के कारण तुम मारे भी जा सकते हो। बदकिस्मत से मेरा जो मुंह है इसी कारण से तुम बच सकते हो। चाहो तो आजमा सकते हो क्योंकि मैं और मेरे कॉमरेड्स को मैं हमेशा से बचाता चला आ रहा हूँ। पर अगर तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा दिक्कत है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम अपने खुद मौत के मुंह में जा सकते हो। जो चियोन होता है वो कल्ट लीडर से कहता है इस मामले में मैंने तुमको वार्निंग दे दी है इसलिए अच्छे से ख्याल रखना। और जो वो मैनेजर होता है उस कल्ट लीडर का वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये कमीने तुम अपना मुंह बंद रखो। और जो कल्ट लीडर होता है वो कहता है रहने दो हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्हें हम खो नहीं सकते तो ऐसा दिखावा मत करो। क्योंकि उस कल्ट लीडर के कुछ जो लोग थे जो उसके साथ एस्गार्ड से निकलने वाले थे। कल्ट लीडर फिर से अपने मैनेजर से कहता है हमारे पास 3 घंटे से भी कम वक्त है। सूरज डूबने से पहले हमें बिना किसी ब्रेक के जल्दी से आगे बढ़ना होगा जब तक हम माउंट एसो से दूर नहीं निकल जाते। मैनेजर सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और सारे लोग नारे लगाते जा रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और कल्ट लीडर मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहता है कि इन सब लोगों को तुरंत चुप रहने के लिए कहो। ये लोग भूल गए हैं कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। अगर एसओ के किसी ग्रुप ने हमें नोटिस किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैनेजर उन सभी को चुप कराते कहता है कि हर कोई शांत रहो। माउंट एसओ से कम 50 किलोमीटर तक आवाज मत करना। देखते हैं कि रात हो जाती है। सारे लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे और जो मैनेजर होता है वो चियोन की ओर देखकर कहता है अगर मुझे पता होता किस जर्नी में ये परेशानी पैदा करेगा तो मैं इससे पहले ही इससे छुटकारा पा लेता। कल्ट लीडर कहता है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो लेकिन उसे साथ लाना एसगार्ड चीफ ने हमें ये सौंपा है। मैनेजर कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये भयानक रास्ता और एसगार्ड का ये शख्स हमेशा से क्या फेवरेट है। ऐसा लगता है कि एसगार्ड में काफी कुछ अच्छा है। एसगार्ड चीफ के नाते इसे प्रमोट किया गया है। मैंने सही कहा ना। लेकिन हमारे लिए क्या इसके ये कपड़े पहनना ठीक भी है या फिर नहीं। अगर ये ठीक है तो क्या ये मैनेजर की पोजीशन पर है। लेकिन ये तो एक कुली है और एक कुली को ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जो कल्ट लीडर होता है वो अपने मैनेजर से कहता है हम उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकते और हम थोड़ा देखते हैं कि उसे कपड़े किस तरह से मिले और उसे इसकी परमिशन किस तरह से मिली। हम एक शख्स को देखते हैं जो कि एसगार्ड का तुम एक मैनेजर कह सकते हो उसे और वो कहता है कि तुम एक कुली की डिमांड पर हो और एसगार्ड में तुम रह रहे हो तो क्या तुम इससे रिजाइन करना चाहते हो। और चियोन कहता है जब मैं एक
कुली बन जाऊंगा तब। और जियोन मन ही मन में कहने लगता है कि जब तक नेगेटिव अफवाहें एस्गार्ड में चलती रहेंगी तो ये सब कुछ चलता रहेगा और मैं इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरे पास कुछ वजह है। मुझे मेरी मदर और सिस्टर की देखभाल करनी है। जियोन उसी मैनेजर से कहता है कि बदले में मुझे एक कंडीशन चाहिए। जियोन फिर भी मन ही मन में कहता है अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं उन्हें ना ही तो खाना और ना ही मेडिकल का खर्चा उठा पाऊंगा। और वो मैनेजर कहता है तुम्हारी क्या शर्त है? जियोन कहता है जब मैं एक कुली बन जाऊंगा और एस्गार्ड की जर्नी पर जाऊंगा तो मुझे इन्हीं कपड़ों में रहने की इजाजत चाहिए। और वो मैनेजर भी हाँ कह देता है। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। जो कल्ट लीडर का मैनेजर था वो कल्ट लीडर से कहता है इसके कपड़े को एक्सेप्ट करने के लिए उन शर्तों का मानना क्या जरूरी था? कल्ट लीडर कहता है उस आदमी ने उन कपड़े जो उस आदमी ने कहने का मतलब है जो जियोन को जिस आदमी ने कपड़े दिए थे वो कोई और नहीं बल्कि एस्गार्ड का चीफ था। अब हम चलते हैं जहाँ पर एस्गार्ड के चीफ ने जियोन को कपड़े दिए थे। जियोन जो होता है वो एक स्क्रॉल पर अपनी जो हैंड राइटिंग थी वो लिख रहा था और वो चीफ जो था वो जियोन की हैंड राइटिंग को देखकर कहता है कि जो लेजेंडरी वांग जी थे ना उनका पुनर्जन्म हुआ है जियोन के रूप में क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग जो थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और उसी लेजेंडरी हैंड राइटिंग वाले शख्स से इसकी जो हैंड राइटिंग थी वो मिलती जुलती थी। इसीलिए चीफ ने इस आदमी को उस लेजेंडरी वाले शख्स का दर्जा दिया ना कि एक अच्छी डिमांड के कपड़े दिए। और एक काफी जिसने ये कपड़े बनाए थे वो काफी हाई रैंक वाला एक दर्जी था इसलिए इसके कपड़े इतने हाई लेवल वाले लग रहे हैं। मैनेजर हमारे सीन प्रेजेंट में आ जाता है और मैनेजर जियोन को देखकर कहता है लेकिन किसी बेवकूफ के पास ऐसे कपड़े होना काफी बुरा लगता है। अगर मैं इस गार्ड एक्सेप्ट करता हूँ और प्रमोट हो जाता हूँ तो ऐसा हो सकता है। और कल्ट लीडर जो होता है अपने मैनेजर से कहता है कि उसने उसमें काफी कुछ देखा है जो तुम नहीं देख सकते हो। और वो लोग आसमान की ओर उस स्टार को देखते हैं। मैनेजर कल्ट लीडर से कहता है कि माउंट एसो के बारे में क्या आप क्या सोचते हैं? कल्ट लीडर कहता है कि इसमें काफी जोखिम है लेकिन जोखिम के बिना ये दुनिया नहीं चलती है। मैनेजर कहता है लेकिन मैं काफी परेशान हूँ। कल्ट लीडर कहता है हाल ही में हुआ जिंगो ड्रैगन एस्गार्ड को जिसने क्रिएट किया था और यांग और युआंग एस्गार्ड को क्रिएट करने में जिन्होंने इसकी मदद की थी वो एस्गार्ड उन्होंने अपनी जो भी जर्नी वगैरह है जो भी अपना काम होता है एस्गार्ड का उसे पूरी अच्छी तरीके से कर लिया है और वो लोग अब आराम से सिर्फ ऑर्डर देते हैं ना कि काम करते हैं। और मैनेजर इसे सुनते हुए कहता है कि ऑफिशियली तौर पर जो माउंट एसो है वो पिछले कई दिनों से काफी बुरा चल रहा है लेकिन इसमें रास्ते काफी ज्यादा गड़बड़ है। कल्ट लीडर कहता है इम्पोर्टेंट ये नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट ये जरूर है कि एसो माउंटेन उन लोगों का पीछा नहीं करता जो लोग अपनी टेरिटरी से बाहर चले जाते हैं। और जियोन जो होता है अपने दोस्त से कहता है ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि पहले ही कई और ग्रुप जिन्होंने ये रास्ता चुना है वो खतरे में पड़े हैं। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है। जियोन कहता है मैंने इसके बारे में सुना है कि एस्गार्ड लीड ने मुझसे कहा था कि रास्ता दिखाने वाले एस्गार्ड में अपना पास्ट जो है वो हमेशा से ही छिपाया है। उस जियोन का दोस्त कहता है क्या उन्होंने इसे सेफ तरीके से नहीं बनाया? जियोन कहता है माउंट एसो डाकुओं का एक इलाका है जिनमें पहले से ही कुछ ग्रुप रह रहे हैं और इससे बचने के लिए ये रास्ते बनाए गए हैं और अगर वो इसका पता लगा लेते हैं तो काफी बुरा होगा और अगर कोई तीसरा ग्रुप आएगा तो और ज्यादा बुरा होगा। लेकिन उसका दोस्त कहता है कि बेशक हम उन्हें कुचल देंगे लेकिन वो काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है क्या हम उन्हें कुचल भी पाएंगे या फिर नहीं। और जियोन जो होता है वो कहता है कि मैं इसके बारे में बुरा महसूस करता हूँ कि ना जाने क्या कब हो जाए। उसका दोस्त कहता है कि जियोन ऐसा मत कहो। जियोन कहता है इसके बारे में मत सोचो मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ। और जो उसका दोस्त होता है वो मन ही मन कहता है इतना डराने के बाद तुम कह रहे हो कि इसके बारे में सोचो मत। और जो कल्ट लीडर होता है अपने मैनेजर से कहता है बस एक और घंटा हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे बिल्कुल सेफ तरीके से। जो मैनेजर होता है वो जियोन को काफी कोल्ड वाली नजरों से देख रहा था। और जियोन का दोस्त कहता है तुम्हें लगता है कि एस्गार्ड के एगर की नसों में तुम्हारे लिए मुझे नफरत दिख रही है? जियोन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता मैं उन्हें एक्सेप्ट कभी नहीं करूंगा जो मुझे दोस्त देते हैं। जियोन का दोस्त कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? जियोन कहता है मुझे तो नहीं पता लेकिन जियोन अपने आप से कहता है मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं जिन्हें मुझे तोड़ना है और एक्सपीरियंस हासिल करना है। जब मैं उन लिमिट्स को तोड़ दूंगा तो मेरे पास एक मौका होगा। जियोन को वेग की बात याद आती है
जब विक ने कहा था कि एक वो जगह है जिसका नाम मुरीम है, जहाँ पर मुझे सुप्रीम रूलर बनने की कोशिश करनी चाहिए। जियोन हंसता है और कहता है, अचानक से मुझे उसकी याद क्यों सताती है। उसने कहा था कि सुप्रीम रूलर के कारण 11 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन मुझे अब भी उसकी याद आ रही है। वो अभी भी सुप्रीम रूलर बनने के पीछे पड़ा होगा। और कल्ट लीडर जो होता है अपने मैनेजर से कहता है, मैंने तुम्हें बताया है कि इस बार एस्गार्ड जर्नी के बाद मैं रिटायर होने की सोच रहा हूँ। मैनेजर कहता है, सच में? और कल्ट लीडर कहता है, सुप्रीम रूलर स्टार जो है वो दिन ब दिन रेड और काफी चमकता चला जा रहा है। मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ कि जिंगू के इतिहास में जो बुरे युद्ध हुए थे वो हकीकत में शुरू होने वाले हैं। मैनेजर कहता है, क्या आप मुरीम अलायंस और डीमनाइज कल्ट के बीच युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं? और जो कल्ट लीडर था वो कहता है, तुम सही हो, वो सातिर अफवाहें पहले ही कानों तक पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि कई तरीके हैं जिनमें लोग आपस में लड़ना पसंद करेंगे। और अगर मैं देखता हूँ तो जिस समुद्र में भी पानी है उस समुद्र में कुछ ही वक्त बाद खून भी बहेगा। जबकि हीरोज के पास तब एक अच्छा मौका होगा जब वो अपनी पोजीशन और अपना नाम बनाने में कामयाब होंगे। मैं जल्दी से इस नौकरी से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं एस्गार्ड की इस नौकरी से रिटायर होना चाहता हूँ। मैंने काफी फंड भी जमा कर लिया है जिससे मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल सकती है, लेकिन इतने वर्ष पूरे ही हुए थे। एस्गार्ड लीडर की चेस्ट में एक जो तीर था वो आर पार हो जाता है। मैनेजर से देखकर हैरान रह जाता है और कल्ट लीडर घोड़े से नीचे गिर जाता है। उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है और मैनेजर के सामने हजारों से जो तीर थे उन तीरों की बारिश हो रही थी। कई जो कल्ट लीडर के साथी थे वो भी मारे जाते हैं। जियोन ऐसे देखकर कहता है, मन ही मन में कि अंत नजदीक आ चुका है। लेकिन जो जियोन था वो अपने घोड़ों को खोल रहा था और जियोन का जो दोस्त होता है वो कहता है, ऐसा मत करो, नहीं तो कुछ एरो तुम्हें भी गल सकते हैं और तुम्हारी उसी वक्त मौत भी हो सकती है। जियोन उन घोड़ों को खोल देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। उसका दोस्त कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जियोन दूसरे घोड़े को भी खोलकर वहां से भगा देता है। एरोस जो थे वो रुक गए थे। जियोन को इसका पता लग चुका था कि एरो अगर रुक गए हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग आ गए हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो वो सारे डाकू थे वो आ चुके थे। जियोन उन्हें देखकर सभी लोगों से कहता है कि सारे लोग कवर से बाहर निकलो, वो कम से कम 200 लोग होंगे। सारे इसे सुनकर घबरा जाते हैं और वो जैसा ही देखते हैं कि कल्ट लीडर, हमें आप ऑर्डर दीजिए। कल्ट लीडर के बॉडी में काफी तीर घुसे हुए थे और मैनेजर उसके नीचे दबा हुआ था। एक शख्स मैनेजर से कहता है कि अब कल्ट लीडर नहीं रहे तो आप हमें ऑर्डर्स दीजिए। वो मैनेजर कल्ट लीडर पर किक कर उसे दूर करता है और कहता है, हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा और जो सभी बैलगाड़ी है ना उन सभी पर आग लगा दो, क्योंकि वो डाकू यहाँ पर उसे ही लूटने के लिए आए हैं। और जो मैनेजर ने कहा वो सभी लोग उन गाड़ियों में आग लगा देते हैं जिससे वो सारी गाड़ियां जलने लगती हैं। मैनेजर सभी लोगों से कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, लेकिन जियोन ने ऐसा नहीं किया था। ना ही तो उसने गाड़ियों में आग लगाई थी, ना ही वो मैनेजर की बातों को मान रहा था। जियोन सभी से कहता है कि अगर तुम वहां जाओगे तुम्हारा मारा जाना तय है। जियोन और मैनेजर की जो टीमें थी वो बट चुकी थी, क्योंकि जियोन की टीम में जो सारे लोग थे वो एक कुली थे और मैनेजर की टीम में जो लोग थे वो उसी के साथी थे। जियोन मैनेजर से कहता है, तुम इस तरह से जाओगे तो मारे जाओगे और अगर तुम इससे बचने की कोशिश करोगे तब भी तुम मारे जाओगे, कुछ भी करो तुम्हारा मारा जाना तय है। और मैनेजर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि हमें यहाँ पर रुकना होगा और अपनी मौत का इंतजार करना होगा। जियोन कहता है कि अगर तुम घुटने टेकते हो और जान की भीख मांगते हो तो तुम्हारे पास जिंदा रहने का एक मौका रहेगा। मैनेजर कहता है, क्या तुम सीरियस हो? और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। जियोन कहता है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं और बाकी कुली यहाँ पर रहेंगे और अपनी जान की भीख मांगेंगे। एक कुली जो होता है जियोन से कहता है, क्या हमें भागने की जरूरत नहीं है? जियोन कहता है, चिंता मत करो, हम लोग वैसे भी लड़ तो सकते नहीं है। वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जियोन जो होता है अपने मन ही मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है, मेरे शब्द सचमुच। और जियोन बाकी कुली से कहता है, उन्होंने आग लगा दी है तो हमें आग बुझानी होगी और खासकर नंबर 3 की घोड़ा गाड़ी में काफी कीमती सामान रखा है तो उसे हमें पहले बुझाना होगा। जियोन का दोस्त कहता है कि जियोन, हमें उन लोगों ने आग लगा दी, उस मैनेजर ने, और वो यहाँ से भाग गया है। जियोन कहता है, यही तो रीजन है कि उनमें और हम में यही अंतर है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर जल्दी करो। वो लोग जो होते हैं बिना किसी सवाल करे उन गाड़ियों को आग जो थी वो बुझाने लगते हैं और नंबर 3 की जो गाड़ी होती है उसका सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जो डाकू थे उनके काफी नजदीक आ जाते हैं और जो डाकू था ना वो कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियोन कहता है, तुम देख सकते हो कि हम लोग
आग बुझा रहे हैं। वो डाकू कहता है, जिन लोगों ने आग लगाई थी वो यहाँ से भाग गए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम दोनों के दो ग्रुप थे। काफी अच्छी बात है। जो लोग भागे हैं वो जल्द ही मारे जाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। तुम लोगों के पास कुछ देर जिंदा रहने का मौका होगा। जियोन कहता है, नहीं, हम लोग जिंदा ही रहेंगे। और जो डाकू था वो कहता है हंसते हुए, तुम लोग जिंदा रहोगे, हम तुम लोगों को भी मार देंगे। जियोन कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम हमें जिंदा छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। डाकू कहता है, तुम मुझे बताओ कि वो रीजन क्या है। जियोन कहता है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो मेरे पास कुछ रीजन है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 रीजन है जिससे तुम हमें छोड़ सकते हो। और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में और इस फॉरेस्ट में 18 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग गोल्ड के नाम से ये 18 ग्रुप जाने जाते हैं। और इन जगहों में सबसे ज्यादा जो फेमस ग्रुप हैं वो उन्हें 18 ग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 18 ग्रीन फॉरेस्ट स्ट्रॉन्ग गोल्ड में एक जगह काफी ज्यादा डेवलप हुई है और 17 ग्रुप्स की कंपैरिजन में। और ये वो जगह है जिसका नाम उन 18 ग्रुप्स में से एक जगह जो थी वो काफी डेवलप हुई है। और जो जगह डेवलप हुई है, जो ग्रुप डेवलप हुआ है, उसका नाम होलजोंग रूल है। एक जगह जो स्ट्रॉन्ग गोल्ड में मौजूद है और एसो के माउंटेन के पास है। हम उन्हीं डाकुओं को देखते हैं जिन डाकुओं ने जियोन को पकड़ा हुआ था। और वो ग्रुप और कोई नहीं बल्कि ग्योंग होलचोल का ग्रुप था। जियोन मन ही मन कह रहा था कि ग्योंग होलचोल का सबसे फेमस ग्रुप, अगर वो जितना उसके बारे में अफवाह है, अगर उसमें उतनी सच्चाई है तो क्या होगा, हमारे पास जिंदा रहने का कोई मौका ही नहीं होगा। और हम देखते हैं कि उस डाकुओं के ग्रुप के जो लोग थे वो चिल्लाते हैं कि स्ट्रॉन्ग गोल्ड चीफ वापस आ चुके हैं। और ग्योंग होलचोल का जो चीफ था, इसी का नाम ग्योंग होलचोंग है। ग्योंग होलचोल के हाथ में उसी मैनेजर का सिर लटका हुआ था, जिसके पीछे 3 काफी खतरनाक वेपन थे। जियोन इसे देखते हुए कहता है, आशा है कि हमारे पास जिंदगी हो। और हम देखते हैं कि ग्योंग होलचोल की वहां पर एंट्री हो जाती है। और जियोन ग्योंग होलचोल को देखकर कह रहा था कि यही वो शख्स है। ये आदमी लीडर बनने के तरीके से और 500 आदमियों को नीचे पछाड़कर ऊपर हाई रैंक पर चला गया था। लेकिन रैंक पर चढ़ते टाइम रैंक की भी एक लिमिट होती है। इस शख्स ने रैंक की लिमिट भी तोड़ दी, क्योंकि ना ही तो वो किसी बड़ी फैमिली और ना ही पीठ पीछे कोई आदमी जो काफी पावरफुल हो उसके पीठ पीछे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया और एसगार्ड के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन जगहों में से कोई भी वो जगह नहीं थी जो उसे जरूरी लगे, और इसलिए उसने आखिरी जगह चुनी और वो थी माउंट एसो, एक ऐसी जगह जहाँ पर वो काफी स्ट्रांग दिन ब दिन होता चला जाएगा। और इस जगह उसे धोखा देने वाला कोई नहीं है। मेरे और उसके बीच 4 कदम का फासला है, लेकिन ये फासला मेरी जिंदगी और मौत का फासला है। सारे लोग जो होते हैं ग्योंग होलचोल के जो टीममेट थे वो सर झुकाकर कहते हैं कि वेलकम बैक चीफ। जियोन मन ही मन में कह रहा था, लेकिन क्या यह हो भी सकता है? ग्योंग होलचोल जो अपनी फीलिंग्स को कभी दिखाता नहीं है, न्याय और अन्याय से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक जो ग्योंग होलचोल का शख्स होता है वो ग्योंग होलचोल से कहता है कि आपके कपड़ों पर खून लगा है, क्या आप घायल हैं? ग्योंग होलचोल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एसगार्ड के कुछ वॉरियर्स मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं? और वो शख्स कहता है, उनमें कुछ दम नहीं है, लेकिन प्लीज आप अगली बार कुछ लोगों को लेकर जाइए। वैसे आप ये सर लेकर क्यों आए हैं? और जो ग्योंग होलचोल होता है अपने जो वेपन्स होते हैं वो नीचे डाल देता है, या फिर कहूँ रख देता है। ग्योंग होलचोल उस शख्स से पूछता है, लेकिन इन लोगों का क्या? और वो कहता है कि ये लोग पोर्ट्स हैं। और ग्योंग होलचोल इतना सुनते ही उस मैनेजर का सिर जियोन के सामने डाल देता है। जियोन से देखकर काफी हैरान रह जाता है और ग्योंग होलचोल कहता है कि इस सिर को पोल पर लटका दो ताकि कोई माउंट एसो की ओर नजर भी ना देख सके। और वो शख्स कहता है, इसका यूज किसी भी तरह की कोशिश करने के लिए सही रहेगा। अगर कोई यहाँ पर हमारे खिलाफ आता है तो रिजल्ट उनके सामने होंगे। कहने का मतलब है कि इसका मैनेजर का सिर जो है रिजल्ट वही होगा। ग्योंग होलचोल कहता है, मेरा तो यही इरादा है, लेकिन लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ काफी ज्यादा सिर हैं। और सिर से मतलब जियोन और जियोन की टीम से है। ये चेहरे काफी अच्छे हैं और काफी अच्छा रिएक्शन भी देंगे। तो पहले
पहले मुझे ये बताओ कि ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? यकीनन मैंने इन सभी को मारने का ऑर्डर दिया था, तो इन्हें जिंदा क्यों छोड़ा? और वो शख्स कहता है, ये आदमी कहता है कि इसे बख्शा जाना चाहिए, और इसने ये भी कहा कि इसके पास ऐसे 4 रीजंस हैं जिससे इसे छोड़ दिया जाए। मुझे ये दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ले आया। ग्यांग होलचोल कहता है, सचमुच ये काफी दिलचस्प है। वो शख्स कहता है, क्या आप जानते हैं मैं इन लोगों के बहकावे में आसानी से नहीं आता, इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ पर ले आया। होलचोल कहता है, इसके लिए शुक्रिया। कभी कभी तुम सलाह तो अच्छी देते हो। तो ये लड़के बताओ मुझे, तुम्हारे पास वो क्या रीजन है जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? अगर बकवास का एक शब्द भी मुंह से निकला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। तो मुझे बताओ कि वो पहला रीजन क्या है। और जियोन कहता है, बताता हूँ। मेरा पहला रीजन है, अगर तुम हमें मारते हो तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसके बजाय तुम्हारे पास वो सब कुछ है। ग्यांग होलचोल कहता है, जिनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता हम उन्हें मार ही देते हैं। उन लोगों से संबंध हम नहीं बनाते जो हम पर शक करते हैं और हमारे खिलाफ जाते हैं। तो मुझे बताओ कि हमारे पास हासिल करने के लिए क्या है। और ग्यांग कहता है, ये मेरी वार्निंग नहीं है, लेकिन इसे तुम एक डरावनी कहानी समझ सकते हो। जब भी कोई फ्यूचर में माउंट एसो के लिए आएगा ही नहीं तो तुम किस तरह से जियोगे? जिस एसगार्ड की तुम बात करते हो, तुमने उस समझौते को तोड़ दिया है जहाँ माउंट एसो के लिए जो एसगार्ड है वो पे करता है। लेकिन अगर जिस एसगार्ड को क्रिएट करने का तुम दावा कर रहे हो और इस एसगार्ड पर जिस तरह से तुम अन्याय कर रहे हो, अफवाहें तो ऐसे ही उड़ेंगी और ये धीरे धीरे कर दुनिया भर में फैल जाएंगी। ग्यांगचोल कहता है, क्या अफवाहें? और जियोन कहता है, भले ही रास्ते की फीस का पे किया गया हो एसगार्ड की ओर से, लेकिन माउंट एसो बैंड डिस्ट्रिक्ट ने अभी भी उसका माल चुरा लिया है और एसगार्ड ग्रुप में भी सभी को मार डाला। कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग गोल्ड्स हैं, और स्ट्रॉन्ग गोल्ड्स में 18 ग्रुप्स आते हैं और 18 ग्रुप्स में से होलचोल का जो एक ग्रुप भी है, और इन लोगों ने एसगार्ड के इन सभी लोगों को मार डाला। और जो वो कल्ट लीडर था वो भी एसगार्ड कल्ट का एक मेंबर था, उसे भी मार डाला और उन सब का सामान भी चुरा लिया। और जियोन जो था इसी बात को कह रहा था, और जियोन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन जब तुम हमें छोड़ दोगे तब। अगर तुम इसे गहराई से सोचोगे तो जिसने एसगार्ड को क्रिएट किया था और इस लैंड पर वो कभी भी आ सकता है, तो अफवाहें उड़ी तो अफवाहें बनाई भी जा सकती है और ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एसो माउंटेन इनसे इनकार करता है या फिर नहीं, क्योंकि वो तो अफवाहें हैं, वो तो फैलती ही रहेंगी। गोलचोंग कहता है, अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूं तो क्या होगा? जियोन कहता है, हम सच ही बताएंगे, जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था। एसगार्ड लीड ने एसगार्ड टीम से अपना वादा तोड़ दिया और एसगार्ड को जिसने क्रिएट किया वो भी बच जाएगा। कहने का मतलब है जो कल्ट लीडर था, जो वो मोटा सांड था, उसका जो मैनेजर था उसने अपनी टीम खुद बना ली थी और जेल ने अपनी टीम खुद बना ली थी, इसलिए उन लोगों ने अपनी जो टीम थी वो तोड़ दी थी। और माउंट एसो के लिए वो शांति लाएगा जिसने एसगार्ड को क्रिएट किया था, जिससे तुम लोगों को माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी। ग्यांगचोल कहता है कि तो अब मुझे दूसरा रीजन बताओ। और जियोन कहता है, हमने पहले ही माउंट एसो को काफी बड़ा फायदा दिलाया है। और जो वो शख्स था ग्यांग होलचोल का आदमी, वो कहता है, इन लोगों ने आग लगी गाड़ियों की आग भी बुझाई है। ग्यांगचोल कहता है, क्या इन लोगों ने आग लगा दी फिर आग बुझा दी? और वो शख्स कहता है कि हाँ, एसगार्ड वॉरियर्स ने घोड़ा गाड़ी को आग लगा दी थी, जबकि इन मामूली से कुलियों ने उनकी आग बुझाई। ग्यांगचोल कहता है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ टाइम तो लग ही जाता, लेकिन हमारे लोग भी आग पर काबू पा लेते। और जियोन कहता है, तुम सही हो मेरे दोस्त, लेकिन हम वही हैं जिसने आग बुझाई, तो हम आग लगा भी सकते थे। नंबर 3 की घोड़ा गाड़ी जिसमें सबसे महंगी चीजें रखी हुई थी, हम उसे भी टारगेट बना सकते थे, जबकि हमने उसकी आग पहले बुझाई और उसका सामान दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर भी किया। क्या तुम समझे? ग्यांग होलचोल मुस्कुराता है और कहता है, तुमने काफी अच्छा किया। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा तीसरा रीजन क्या है? जियोन कहता है, उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अब भी वही सपना देखते हो 18 ग्रीन फोर्स ग्रुप में से सबसे टॉप पर? जिसे सुनकर सारे लोग हैरान रह जाती है। और जो ग्यांगचोल था वो कहता है, तुमने मुझसे पूछा कि मुझे ग्रीन फॉरेस्ट और 18 स्ट्रॉन्ग गोल्ड्स कार्डिनल चीफ बनने का इरादा है। जियोन कहता है, सही है, मैंने यही पूछा। और ग्यांगचोल गुस्से से कहता है, तुम मुझे समझते क्या हो? 18 ग्रीन फॉरेस्ट कार्डिनल का जो चीफ है वो मेरे पिता हैं, और अगले कार्डिनल के जो चीफ होंगे ना, उनमें से कोई ना कोई मेरा भाई ही होगा। लेकिन तुम ये पूछ रहे हो कि मैं इसका सपना देखता हूँ, तुम चाहते
हो कि मैं अपने भाइयों के साथ विश्वासघात करूं? जियोन कहता है माउंट एसो की बाहरी हवा कुछ आज अच्छी ही चल रही है। और जो हांगचोल होता है वो कहता है तुम कह रहे हो कि हमें साथ में बाहर टहलने जाना चाहिए। और वो शख्स कहता है ग्यांगचोल से प्लीज उसके साथ टहलिए, आज हवा काफी अच्छी चल रही है। और ग्यांगचोल कहता है ठीक है तो चलो, लेकिन अगर तुमने फिर से किसी और दूसरे टॉपिक पर बात की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझ रहे हो ना जियोन? और हमें बताया जा रहा था कि 30 साल पहले एक आदमी ने हेवन डीमन गुफा में वो चला गया था, जहाँ पर डीमनाइज कल्ट से वो जुड़ गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया जो कुछ भी उसके पास था। कई मार्शल आर्टिस्ट ने हेवन डीमन की गुफा में और मार्शल आर्ट को अचीव करने के लिए 500 साल से भी ज्यादा उस गुफा में वो रहे, लेकिन कोई भी उनमें से कामयाब नहीं हो सका मार्शल आर्ट की वो टेक्निक सीखने के लिए। जिस दिन ने वो ट्राई किया था उन सभी की मौत हो गई, लेकिन आज एक आदमी ने 500 साल की जो वो टेक्निक थी उस पर काबू पाकर 500 सालों का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मुरीम की जर्नी करने वाला और डीमनाइज कल्ट का लीडर लाइटनिंग सम्राट के साथ वो एकजुट हो गया। और जिस इमेज में अभी तुम ड्रैगन को देख रहे हो इसे ही लाइटनिंग सम्राट कहा गया है। और डीमनाइज चैंपियन जो महान कर्तव्यों को पूरा करने वाला जिसे डार्क हेवन ट्रम्प से मदद मिली वह और कोई नहीं बल्कि हेवन डीमन वेक वुनही है। और ये वही वेक है जो चियोन से पहले चैप्टर्स में मिला था। अब हमारा सीन जो होता है वो सीधे मुद्दे पर आता है, कहने का मतलब चियोन की ओर आता है, जहाँ पर एक शख्स कहता है कि लग रहा है कि चीफ को बहकाया जा रहा है। तुम क्या सोचते हो? तुम भी वही सोच रहे हो ना कि उन्हें बहकाया जा रहा है? वो शख्स चियोन की बारे में सोच कर कहता है उसके सीनियर्स ने आग लगा दी और वो भाग गए, जबकि वो आग लगा भी सकता था लेकिन उसने आग बुझाई। तो ये पहले से ही साफ था कि ये उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और एक कुली में इतना ज्यादा टैलेंट है तो वो कुली बनकर अपने इस टैलेंट को वक्त बर्बाद कर रहा है। और पोल पर होने के बावजूद उस पर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मुझे इसका रीजन समझ नहीं आ रहा। वो शख्स अपने मन ही मन में कहता है अगर ये उसकी हकीकत वाली एबिलिटी है और ये उसकी एक बॉडी का हिस्सा है तो ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ इसकी इमेजिनेशन को देख सकते हैं, हम इसकी सोच का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो ग्यांगचोल होता है वो चियोन से कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तो तुम्हें पहले 2 रीजन सुनकर ही छोड़ देता। लेकिन चियोन कहता है ओह तो तुम तीसरा और आखिरी रीजन सुनना चाहते थे, मैंने सही कहा? और ग्यांगचोल कहता है हाँ, तुम्हारा सिर जो है वो मैं पोल पर नहीं लटका सकता, तुमने जो कहा वो ठीक है। लेकिन चियोन कहता है ये मेरी किस्मत है, मुझे पता था कि मैं जिंदा रहूंगा। ग्यांगचोल कहता है तुम जो कह रहे हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, इसके बावजूद तुमने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और ये सब तुमने बातें कहीं मुझसे। चियोन कहता है मैंने वो देखा है। ग्यांगचोल कहता है तुमने क्या देखा, तुम्हारा मतलब क्या है? चियोन कहता है मैंने तुम्हारी आंखें देखी और ये मुझे साफ बताती हैं कि तुम्हारे दिल में गहराई काफी ज्यादा है, तुम हाई प्लेस पर काफी अच्छी तरीके से रह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये आंखें किस तरह से देखी। ग्यांगचोल कहता है कि तुम अजीब कहने की हिम्मत कर रहे हो और ये तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा एक बेवकूफी वाला शब्द तुम्हारी जान ले सकता है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा तीसरा रीजन क्या है? चियोन कहता है तीसरा रीजन बताने से पहले मेरी एक शर्त है। ग्यांगचोल पूछता है शर्त? मुझे बताओ वो क्या है। मैं वादा नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस कंडीशन को पहले समझूंगा, बाद में डिसीजन लूंगा। तुम जो भी कह रहे हो उसके बावजूद तुम्हें कंटिन्यू करना होगा। चियोन कहता है अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो हमें एसगार्ड से बाहर कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि हमें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि हमारे पास अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई भी ना तो नौकरी होगी ना ही कुछ, तो हमारा जीना वैसे भी कोई मतलब नहीं। ऐसे नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। तो एसगार्ड पोर्ट्स को किराए पर लेना होगा जो जिंदगी के बदले रेजिडेंस के बिना एसगार्ड को बढ़ावा दे। ग्यांगचोल कहता है तुम अपनी जिंदगी को ध्यान में रख रहे हो और हमारे ऊपर, कहने का मतलब है कि तुम एसगार्ड का सामान चाहते हो। चियोन कहता है कि अगर हम जिंदगी जीने में कामयाब नहीं है तो मरते टाइम हम और ज्यादा दुखी जिंदगी जिएंगे। अगर ये लोग यहाँ से चले भी जाते हैं तो ये लोग भूख
प्यास, काफी इनकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। जॉन कहता है अगर जो मैंने कहा वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो बताओ मुझे। आशा है कि हमें एस्गार्ड की उन लाशों को ले जाने में जो परमिशन है ना वो आप हमें दे देंगे। यकीन है कि आप उनके फैमिली के लिए इतना कर ही देंगे। जो लोग मर चुके हैं मुझे उनकी लाशें ले जाने दीजिए। ग्योंगचोल कहता है तुम अपने साथियों की लाश को ले जाते हो और एस्गार्ड से तुम बाहर नहीं निकलोगे, मैंने सही कहा ना? जॉन कहता है सबने सही कहा। ग्योंगचोल कहता है क्या तुम सुप्रीम रूलर के स्टार के बारे में जानते हो? तुम जानते हो कि कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं कि वो उस स्टार की एनर्जी को ले सकें, लेकिन क्या तुम सुप्रीम रूलर का स्टार बनना चाहोगे? और जॉन जो था वो मनी मन कह रहा था कि ग्योंगचोल ने मुझसे पूछा कि सुप्रीम रूलर का स्टार मैं बनना चाहूंगा। उसने मुझसे ये पूछा लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त मैं सोच ही नहीं पाया। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन हर रोज दिन ब दिन मेरी जिंदगी कठिन होती जा रही है। मेरे पास सपने देखने की भी ताकत नहीं है। और हम जॉन को देखते हैं जो कि वहां से रिहा हो चुका था अपने साथियों के साथ, और उन वैगन्स में कॉप्स को लेकर वो एस्गार्ड की ओर बढ़ रहा था। जॉन मनी मन कह रहा था कि हम सभी लोग सेफ हैं और हम काफी भूखे हैं। कल रात से सारे लोग जो थे ना ही तो वो कुछ कह रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे। जॉन मनी मन कहता है मैंने तीसरा और आखिरी रीजन बताया। मुझे लगा कि ग्योंगचोल का दिल काफी जोरों से धड़कने लगा है। मुझे उसके भीतर एक फीलिंग नजर आई। मैंने उसे झांकना बंद कर दिया और तभी उसने मुझसे कहा कि इस बारे में सोचो, शायद किस्मत मुझे ग्योंगचोल से दोबारा मिलने का मौका दे। तो मैं इस वजह से उसके साथ मैंने उससे और कुछ ज्यादा नहीं कहा। मैंने उससे कहा कि ग्रीन फॉरेस्ट का कार्डिनल उसके लिए बनना इम्पॉसिबल है। और तभी उससे कोई पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? और जॉन कहता है मैं पहले से जानता था कि उसने अपनी शपथ ली है अपने भाइयों की कंपैरिजन में कि वो काफी कमजोर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग गोल्ड की लिमिट से वो काफी दूर नहीं है। इसकी वजह से वो काफी केयरफुल भी नहीं था। लेकिन जब उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सिचुएशन हार्ड नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ, और हम ग्योंगचोल और उसी शख्स को देखते हैं जो कहने का मतलब उसी का टीम है। ग्योंगचोल कहता है उसने ऐसा कहा था, और वो शख्स पूछता है कि उसने और क्या कहा। ग्योंगचोल कहता है उसने कहा कि ग्रीन फॉरेस्ट की 18 जो ग्रुप हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसने कहा कि अगर मेरे जो शपथ वगैरह है ना वो एक दूसरे के साथ जमकर रखते हैं तो ग्रीन फॉरेस्ट जल्द ही 2 ग्रुप्स में बट जाएगा। उसने मुझसे ये भी कहा कि शपथ अगर मेरे भाई लेते हैं तो कदम पीछे हटना जायज नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं होगा जो हमारे ग्रुप को बचा सके। उसने ये भी कहा कि मुझे ध्यान से सुनना होगा, आखिरकार एसो माउंटेन की कमजोरी एसो माउंटेन की ताकत बन जाएगी। और वो शख्स कहता है कि आप सही है, जैसा वो कह रहा है आप उसी तरह से देख रहे हैं, मानो कि आप एक कार्डिनल चीफ हैं। और ग्योंगचोल कहता है हाँ, मेरी जो शपथ है वो भाइयों का पद छोड़ देंगे और बटने के बजाय मैं उन्हें बढ़ावा दूंगा, और फिर इस तरह से मुझे एक चांस मिलेगा कार्डिनल बनने का, एक मौका। इसे सुनने के बाद ये काफी अजीब था, लेकिन मेरा पागल दिल जोरों से धड़कने लगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को शांत करूं या फिर नहीं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं पूरी तरह से हड़बड़ा गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर की फीलिंग मुझसे क्या कहना चाहती है। वो शख्स कहता है क्या आपने उन कॉप्स को इकट्ठा करने के बजाय उनको वैगन्स भी दी? वो जो होजोंग होता है वो कहता है हाँ, और उसने अपना नाम जियोन योंग बताया था। वो शख्स कहता है अचानक आप उसके नाम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ग्योंगचोल कहता है उसने मुझसे कहा कि मुझे उसका नाम याद रखना होगा, क्योंकि जब वो मुझसे दोबारा मिलेगा तो उसकी जिंदगी क्या होगी जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होगा। हमारी पोजीशन आपस में बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ग्योंगचोल लाचार होगा जियोन रियोंग के सामने, जिस तरह से अभी जियोन रियोंग लाचार था ग्योंगचोल के सामने। और जियोन ने ये भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा, और जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा तुम मेरा नाम नहीं भूलोगे, और मेरा आखिरी रीजन ये है। और ग्योंगचोल उस वक्त जोरों जोरों से हंसने लगा। ग्योंगचोल कहता है उस वक्त मैं हंस रहा था और सुप्रीम रूलर के स्टार के 11 साल बाद मुझे वो शख्स दिखा। ग्योंगचोल जियोन से कहता है मैं वादा करता हूँ अगर मैं ग्रीन फॉरेस्ट का भार अपने ऊपर लूंगा तो मैं तुम्हारी सभी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करूंगा। मेरा भी तुमसे ये वादा है। हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ग्योंगचोल उस शख्स से कहता है मुरियम अलायंस और डिमोनाइज कल्ट के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और जल्द ही आउटपुट युद्ध में फूट डल जाएगी। अगर ऐसा है तो ग्रीन
फॉरेस्ट को एक पक्ष चुनना होगा। कहने का मतलब है सिर्फ एक ग्रुप चुनना होगा उन 18 ग्रुप्स में से। अगर ग्रीन फॉरेस्ट ऐसी सिचुएशन में एक वारिस के लिए लड़ता है तो हम खुद को शांत नहीं कर पाएंगे। यही कारण होगा कि ग्रीन फॉरेस्ट में एकजुट होने की जरूरत होगी। और अगर मैं उस बीच खड़ा रहूंगा तो मैं अगले कॉरिडोर चीफ बनने की कैंडिडेट के बीच सबसे पास रहूंगा। और ये भी मुझे जियोन रियोंग ने बताया था। वो शख्स कहता है कि आपको दूर नहीं जाना चाहिए, हम इसे अनाउंस कर देना चाहिए कि वो जगह आपको दे देनी चाहिए। ग्योंगचोल कहता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सिर्फ इसलिए रहेगा क्योंकि हमने उस पकड़ को कोशिश की है। इसके बावजूद ये काफी ज्यादा है और कोई नहीं जानता कि इस घाट को कौन हैंडल कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि क्रिम्सन सुप्रीम रूलर का स्टार। क्या तुम जानते हो कि मैं उस वक्त जियोन को देखकर क्या सोच रहा था कि सुप्रीम रूलर का स्टार का जो सिलेक्शन है, कि सुप्रीम रूलर के स्टार को पहले ही चुना जा चुका है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जियोन रियोंग है। हमारा सीन वेग के ऊपर आता है जिसने अपनी आंखें खोल ली थी। जो वेग था मनी मन कह रहा था मुझे निराशा महसूस हुई कि मैं 3 साल बाद पैदा हुआ था, लेकिन आमतौर पर ह्यूमंस को कुछ साल बीत जाते हैं इस स्टार को देखने के लिए। और मैं 3 साल तक इंतजार करता रहा कि मैं सुप्रीम रूलर नहीं बन सकता, मैं उसकी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जिस वक्त उसने मुझे बताया मैंने फैसला किया कि मुझे गुलाम सोल्जर नहीं बनना और मुझे सुप्रीम रूलर की तलाश करनी है। वेग जो था धीरे धीरे सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। उसका चेहरा इविल्स की तरह हो रहा था और वो कहता है कि 3 साल बीत चुके हैं, एक दिन भी मैं हेवन को नहीं बोला और डीमनाइज की उस गुफा में लगातार मैंने प्रैक्टिस की। सुप्रीम रूलर स्टार, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और अगर मेरे अलावा तुम किसी और का सपना देखते हो तो मैं उसकी जान ले लूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तभी कोई वेग से कहता है कैप्टन आखिरकार आप आ ही गए। वेग कहता है मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे बताओ कि हेवन डीमन क्या पीछे छूट गया है और तैयारी कैसी है। वो कोई कहता है कि सब कुछ तैयार है, सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वेग कहता है तो फिर ठीक है, तो हमें अब ये शुरू कर देना चाहिए। वेग वहां से उड़कर निकल जाता है और हमें बताया जाता है कि 5 यंग मैन में से 3 लेडीज जो कि मार्शल आर्ट और प्लानिंग ये दोनों में काफी माहिर हैं और अगली जनरेशन की जो अगली पीढ़ी है ना उसे ड्रैगन फिनिक्स कहा जाता है, 5 ड्रैगन और 3 फिनिक्स कहा जाता है। और दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी जिसे मुरीम का एक फूल भी कहा जाता है और जिस लेडी को अभी तुम देख रहे हो इसका नाम रियल नेम बता रहा हूँ, इसका नाम फिनिक्स है। तो इस नाम को थोड़ा याद रखना, आगे ये काफी काम में आएगी। और हम इसी के बारे में बताया जाता है कि मार्शल आर्ट में इसने काफी महारत हासिल की है। ये दुनिया की एक आदमी की एक ग्रुप्स की लीडर है और हम उन्हीं 2 लेडीज को देखते हैं। कहने का मतलब व्हाइट और रेड को, जो कहती हैं कि हाँ तुमने सही कहा। व्हाइट कहती है कि स्वॉर्ड फिनिक्स इसका नाम है ना, मैंने सही कहा, क्या तुम इसके नाम को जानती हो। रेड कहती है वो काफी खूबसूरत है, वो एक आदमी नहीं है लेकिन आदमी बनी फिरती है, वो इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे एक बार देख ले तो उसे भूल नहीं सकता। फिनिक्स जो होती है वो कहती है ये जगह मुरीम सिचुआन है और डीमनाइज कल्ट की लड़ाई यही चल रही है और ये टोटल 12 साल बाद आया है जहाँ हमने डीमनाइज कल्ट के हमलों को पहले रोका था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस बार किसका जन्म होगा। तभी उसका बॉडीगार्ड पीछे आता है और कहता है ये नेचुरल है और इस बॉडीगार्ड का नाम जुस्सी है और हम इसे जुस्सी ही कहेंगे। जुस्सी कहता है मैं आप दोनों बार युद्ध में आई इसलिए हम लोग को जरूर रोकेंगे। मैं गार्डियन हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ उन डीमनाइज कल्ट के कमीनों को अपनों पैरों के बीच कुचल दूंगा और उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिनिक्स कहती है तो मुझे बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ। जुस्सी कहता है बेशक आप जिस तरह से दिखती हैं वैसे ही दिख रही हैं, लेकिन आपने एक आदमी की तरह कपड़े पहने हैं तो आप एक आदमी की तरह दिख रही हैं। फिनिक्स कहती है मैं एक लेडी की तरह दिखती हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि मैं एक लेडी हूँ। किसी भी मामले में तुम गलती मत करना, सही तरीके से और सही डिसीजन लेना। तुम जानते हो ना कि मेरी इस असलियत को कोई नहीं जानता। हजुस्सी कहता है आप चिंता ना करें। फिनिक्स हजुस्सी पर गुस्सा दिखाती है। हजुस्सी कहता है मैं समझ गया, लेकिन फिर आप बताइए मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे मार्शल आर्ट की स्क्वाड का 5 कैप्टन आपको कहना चाहिए। फिनिक्स कहती है तुम सिर्फ मुझे कैप्टन कहकर बुलाओगी। हजुस्सी कहता है तो मिस आप मुझे बताइए तो आप मुझे हजुस्सी क्यों बुला रही हैं। फिनिक्स कहती है क्योंकि मुझे याद है कि मैं तुम्हें अनजाने में भी ये कह सकती हूँ। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे वाइस कैप्टन हो गए, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिनिक्स कहती है तो फिर चलो हम आज सिचुआन पहुंचेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। भले ही ये रास्ता न यहीं पास दिखता है लेकिन काफी दूर है। हजुस्सी कहता है सिचुआन पहुंचने के लिए करीबन 3 दिन लगेंगे,
लेकिन डिमोनाइज्ड कल्ट के कमीनों को हमें कुचलना होगा और हमारी जो सेना है वो कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगी। तो हमारे पास कुछ वक्त है, इसलिए सिचुआन सिटी में हम क्या करेंगे? तो एक बार जरा इसके बारे में सोचें। पॉसिबल यही होगा कि डिमोनाइज्ड कल्ट के कमीने मार्केट में घुसपैठ करेंगे। फिनिक्स कहती है मार्केट में, ठीक है। हजुस्सी कहने का मतलब है वाइस कैप्टन, चलो। और वाइट कहती है तुम उस वुमेन को देख रही हो ना, वो वुमेन। और जो रेड होती है वो कहती है वो वुमेन काफी लोगों से अलग दिखती है। और हम सिचुआन पर चलते हैं जहाँ पर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि जियोन को एक ट्रीट दी जाती है उन सभी कुली की तरफ से कि उसने उन लोगों की जान बचा ली। और जो सारे लोग थे वो जियोन से पूछ रहे थे कि उसने ग्योंग चोल से, जो ग्रीन फॉरेस्ट का 18वां एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, उसने हमसे जिंदा बचा लिया। यहाँ तक कि मरे हुए लोगों की वो लाशें भी ले आया। और इस बात को फिनिक्स और हजुस्सी भी सुन रहे थे। और जियोन हर किसी से कहता है कि मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो सारे लोग कहते हैं क्या तुमने अंदाजा लगाया? क्या तुम सच कह रहे हो? जियोन कहता है तुम लोग तो पहले से ही जानते हो कि नया एस्गार्ड का जो चीफ है वो मुझसे कितनी नफरत करता है। और अगर इस घटना ये हो जाती तो वो जल्द ही मुझे किसी भी तरह से निकालने का कारण ढूंढ लेता। तो बस ये काम पहले ही काफी जल्दी हो चुका था। एक जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मैं समझ नहीं सकता जियोन, किसी ऐसे शख्स को ढूंढना इतना कठिन है कि जो अपनी नौकरी को इतनी अच्छी तरह से करता है। जियोन कहता है क्योंकि मैं काफी अच्छा हूँ। सारे लोग सोचों में डूब जाते हैं, लेकिन जियोन अपने मन ही मन कह रहा था कि मैं अपनी नौकरी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे इसलिए करना है क्योंकि किसी गलती को अगर तुम देखते हो तो तुम इसके बारे में जरूर जानना चाहोगे। अंदाजा यही है कि मुझे मेरी लिमिट्स को जानना है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफी कुछ देखा है जिसे मुझे गलत साबित करना है। और जियोन तभी एक डिस्क को देखता है जो कि काफी महंगी होती है। जियोन घबराते हुए कहता है अरे ये काफी महंगा है, लेकिन ये सारे डिस्क महंगे हैं। तभी बोल्ड मैन कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करो, ये हमारे पैसों के बीच ही आते हैं, इसलिए तुम खाना खाओ और एंजॉय करो। वो सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ये काफी बढ़िया खाना है। और दूसरी ओर जो फिनिक्स थी और फिनिक्स हजुस्सी से कहती है ये जगह और ग्योंग होलचोल के बारे में बात चल रही है। और हजुस्सी कहता है कि आप ठीक कह रही हैं, वो ग्रीन फॉरेस्ट के 18 ग्रुप्स में से सबसे सातिर ग्रुप्स माना जाता है ग्योंग होलचोल का ग्रुप। और मैंने रास्ते में भी अफवाहें सुनी है कि एस्गार्ड के कुछ कुलियों ने उसे चकमा दे दिया और वो उसके जंगल से बाहर निकल कर आ गए। फिनिक्स कहती है क्या एक मामूली कुली और वो पोर्ट्स में काम करते हैं? हजुस्सी कहता है मैं भी एक्साइटेड हूँ कि वो उस सातिर शख्स से कैसे निकल कर आ गए, वो भी बिना मार्शल आर्ट जाने। फिनिक्स कहती है ये भी काफी हैरानी भरा है। और जो जियोन था, जियोन के साथ ही बातें कर रहे थे कि मैं सचमुच हैरान हूँ कि तुमने इतनी जल्दी कैसे वो सब कुछ सोच लिया, तुम्हारा सातिर दिमाग में वो 4 रीजन कैसे आ गए। लेकिन और तुमने उसे काफी कुछ बताया, लेकिन तुम काफी बोल्ड थे, तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो जियोन, तुम ज्यादा चौंकाने वाले हो। और तुमने काफी हिम्मत से उन 4 रीजनों को बताया और तुमने ग्योंगचोल को मना लिया और तुमने हम सभी को जिंदा भी रखा। जियोन का दोस्त कहता है लेकिन जियोन हमने तो पहला और दूसरा रीजन तो सुना था, लेकिन आखिरी के 2 रीजन क्या थे? बोल्ड मैन कहते हैं कि मैं भी उन्हें सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। क्या तुम मेरी ये जो एक्साइटेडमेंट है क्या तुम उसे बुझा सकते हो? और वहाँ जो 2 लोग और बैठे थे वो पहला शख्स कहता है तीसरा कारण तो ये था कि तुम हमें जिंदा छोड़ दो और ऐसो के जो 18 ग्रीन फॉरेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनके तुम कार्डिनल चीफ बन जाओ। दूसरा शख्स कहता है हाँ तुमने यही कहा था, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सका। और जियोन कहता है प्लीज तीसरे कारण के बारे में भूल जाओ, इसे इस तरह से देखो कि मैंने वो कभी कहा था और तुमने कभी सुना था, क्योंकि दुनिया में काफी कुछ जानना और ज्यादा जानना सबके लिए हानिकारक होता है। वो कहावत जो है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तुम्हारे मुंह से ही निकलती हैं और मुंह से ही उन प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। वो सारे लोग कहते हैं तुम अचानक से इतना डरावना बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो आपस में फिर से बात करते हैं और कहते हैं खैर 18 ग्रीन फॉरेस्ट कार्डिनल चीफ से रिलेटेड मामलों में हमें नहीं पढ़ना है, ना ही हमें इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि लंबी जिंदगी जीने का तरीका यही है
कि इन मामलों में ना पड़ा जाए। फिनिक्स जो होती है वो चियोन की ओर बढ़ जाती है और वहाँ पर कुछ जो दरवाजा वगैरह होता है उसे हटाती है और कहती है, मैं और ज्यादा सुनना चाहती हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे इस डिनर के पैसे भी पे कर सकती हो। वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि आप कौन हैं। फिनिक्स बताती है कि मुझे इस मामले में पढ़ने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे काफी दिलचस्पी हुई तुमसे बात करने के लिए। तो कैसा रहेगा अगर तुम मुझे हर एक वो चीज बताते हो, तो तुम्हारे ऑर्डर किए हुए सारी चीजों का पे मैं करूंगी और तुम लोगों को टॉप ग्रेड की जो खाना है वो भी मैं ऑर्डर कर दूंगी, जिसका पे ही मैं करूंगी। और फिनिक्स अपने मनी मन कहती है, जल्दी से हाँ कह दो, ये मेरा ऑफर काफी अच्छा है। और फिनिक्स जो चियोन होता है वो कहता है, लगता है मैंने गलती कर दी। और जो सारे लोग होते हैं वो चियोन से कहते हैं, अरे चियोन तुम कहाँ जा रहे हो, तो और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। चियोन वहां से खड़ा होता है और कहता है, खाना ठंडा होने से पहले खत्म करने ला, हमारे काफी पैसे लगे हैं, इसलिए मुझे कम से कम ये मामला खुद ही सॉल्व करना होगा। फिनिक्स जो होती है वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन ठीक है, अगर तुम इसके चेहरे को देखकर डर रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हद जुस्सी आ चुका था। और चियोन कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना यहाँ शोभा नहीं देता, तो प्लीज इस खाने का पे करो और जो अब मैं खाना ऑर्डर करूंगा उसका भी पे करना होगा। तुम अपने वादे को तो नहीं भूलोगी। फिनिक्स कहती है, फिक्र मत करो, मैं वो शख्स हूँ जो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। और चियोन जो होता है वो आगे बढ़ते कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे बात जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना मैं काफी महंगी डिशेस ऑर्डर करूंगा। और हम देखते हैं कि वो फुल मून लंदन में पहुंच जाती है, जो कि एक वेश्याओं का इलाका है। और जो फिनिक्स होती है वो चियोन को अपना इंट्रो देती है और कहती है, मैं एक सीक्रेट मार्शल आर्ट स्क्वाड का मार्शल आर्ट कैप्टन हूँ और मुरीम अलायंस से मुझे यहाँ पर भेजा गया है और मैं उस स्क्वाड की 5 कैप्टन हूँ। और मैंने कई अफवाहें सुनी है मुरीम अलायंस और सिचुआन डेमोनाइज कल्ट के बारे में, उन दोनों का युद्ध जो है वो आपस में चल रहा है। और जो फिनिक्स होती है वो कहती है अपने मनी मन में, ये काफी क्लियर है, ये कुली नहीं लगता जिस तरीके से ये बात करता है, लेकिन ग्यांग हॉल चोर जो कि ग्रीन फॉरेस्ट का एक मेंबर है और वो काफी चालाक के साथ काफी स्ट्रांग है, और ये आदमी उससे बचकर आ गया, ये कैसे हो सकता है। ग्यांग चोल ने इसे जिंदा क्यों छोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो फिनिक्स होती है वो चियोन से कहती है, मैंने वेश्याओं से बात कर ली है तुम्हारे लिए। और जो चियोन होता है वो कहता है, उनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ गई। खूबसूरती इस जगह काफी ज्यादा है और मैं हर एक जगह वेश्याओं से ताल्लुक नहीं रखता, मैं पूरी दुनिया की खूबसूरती से काफी खुश हूँ। फिनिक्स कहती है, क्या ये तारीफ है या फिर बेइज्जती, तुम मुझे चढ़ा रहे हो क्योंकि मैं एक लड़की की तरह दिखती हो। और जो फिनिक्स है ना वो एक लड़का बनकर घूमती है, भले ही वो एक लड़की हो। और चियोन कहता है फिनिक्स से, मेरा तुम्हें चढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, मुझे गलत मत समझना, मैं वो शख्स हूँ जो जानता है कि सारी प्रॉब्लम्स उसके मुंह से ही अपैर होंगी, क्या तुम समझ गई मिस्टर फिनिक्स। फिनिक्स कहती है, इस वक्त मेरे बारे में बात मत करो, बल्कि हमारे मेन टॉपिक पर बात क्यों नहीं करते। ग्यांग हॉल चोल को तुमने क्या बताया, फिर मैं तुम्हें एक काफी बड़ा इनाम दूंगी और इस सब का बिल भी। चियोन कहता है, तुम कह रही हो कि मैं जिंदगी के उन हिस्सों को खो दूं तुम्हारी चंद खजाने के लिए। फिनिक्स कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। चियोन कहता है, मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो, जो लोग अभी मेरे साथ खा रहे थे वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं ताकि उनका परिवार और वो 2 वक्त का खाना खा सके। फिनिक्स कहती है, मैं ये समझने में नाकाम हूँ क्योंकि लोग इसी तरह से तो जिंदगी जीते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं गलत हूँ। चियोन कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हर कोई एक जैसे वातावरण में पैदा नहीं होता, इस बात को तुम अच्छे से जानती हो। फिनिक्स कहती है, लगता है हमारी बातचीत कहीं और जा रही है, क्या तुम हमारे मेन टॉपिक पर थोड़ा फोकस कर सकते हो। मुरीम और डेमोनाइज्ड कल्ट के बीच पहले ही एक महान युद्ध शुरू हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में ग्रीन फॉरेस्ट अभी भी किस पक्ष को चुनेगा ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी है। और उनके पास अराउंड 10,000 डाकू है और जो भी उस पक्ष में जाएगा वो काफी पक्ष से ज्यादा स्ट्रांग होगा। कहने का मतलब है ग्यांग हॉल चोल है उसके पक्ष में 10,000 डाकू मौजूद है। और चियोन कहता है, तो ये रीजन है ग्रीन फॉरेस्ट कार्डिनल चीफ के बारे में, तो ये मामला ये है। तो ठीक है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट बात है तो मेरे साथ तुम एक बैट क्यों नहीं लगाती। हजोजी कहता है, एक बैट, ये हमारी बातचीत से बाहर जा रहे हो। और चियोन जो था वो कहता है, ठीक है तो इसे भूल जाओ कि मेरी तुमसे कभी बात भी हुई थी। और जो फिनिक्स होती है वो कहती है,
ठीक है। हजूसी उसे रोकता है लेकिन फिनिक्स कहती है ठीक है मैं संभाल लूंगी, और जियोन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे उसकी उम्मीद रहेगी कि इस कमरे में सिर्फ हम दोनों हों, और जो बैट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मुझे पीने में हराना होगा। कहने का मतलब है ड्रिंकिंग में। जिसे सुनकर हजूसी थोड़ा हैरान हो जाता है, और जो फिनिक्स होती है वो कहती है ये मुश्किल नहीं है, मैं इससे एग्री करती हूँ। हजूसी थोड़ी लो वॉइस में कहता है मैं यकीनन आपके पास इसके पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हो जो हमारे लिए काम आ सके, क्या आप समझ रहे हैं? फिनिक्स कहती है ठीक है पहले तुम यहाँ से लौट जाओ, और हजूसी थोड़ा नर्वस हो रहा था और वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, वो थोड़ा घबरा जाता है, और फिनिक्स जो होती है उससे मनी बात करती है। एक तरह से तुम कह सकते हो ये एक टेलीपैथी का काम कर रही है, और वो उससे मनी कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है। और जो हजूसी था वो कहता है गलती के लिए माफ करना, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कल सुबह हमें 10 बजे यहाँ से निकलना है। और वो मनी मन में जो हजूसी था वो टेलीपैथी मनी मन में थोड़ा कांटेक्ट करके जैसा भी कुछ ये लोग करते हैं वैसा ही ये लोग कर रहे थे, और कहती हैं कि इरादा तो हमारा यही रहेगा। और फिनिक्स कहती है चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, और हजूसी जो था वहां से चला जाता है। गेट के बाहर वो जाकर मनी मन में कह रहा था कि हालात काफी बुरे लग रहे हैं, ना जाने क्या होगा। और जो फिनिक्स थी वो काफी ज्यादा ड्रिंक्स का ऑर्डर देती है जिसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, काफी कुछ खाने के लिए भी वो मंगाते हैं। फिनिक्स जियोन से कहती है मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही देख लोगे कि जीतता कौन है, और जियोन कहता है मैंने भी यही सोचा है, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। वो दोनों पीना शुरू हो जाते हैं, और फिनिक्स थोड़े पीने के बाद अपने मनी मन कह रही थी कि वो काफी नशे में है, उसे अब हार जाना चाहिए, और जल्दी से मुझे बता दो कि ग्यांग हॉलचोल के बीच तुम्हारी क्या बातचीत हुई थी। जियोन अपने मनी मन कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी हार्ड है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये पीने में इतनी अच्छी रहेगी, मैं उससे पीने के लिए और नहीं उकसा सकता। मेरी ग्यांग हॉलचोल से बातचीत जो हुई है वो काफी इम्पोर्टेंट है, मैं इसे ऐसे ही नहीं लिया जा सकता इससे सामने। और वो दोनों कवर ड्रिंक जो थी वो मंगा लेती हैं। दोनों को तो चढ़ चुकी थी लेकिन फिनिक्स अब भी थोड़े हाउस में थी, और फिनिक्स कहती है जियोन रियांग अब बता भी दो, हार मान लो। लेकिन जियोन कहाँ हार मानने वाला था। फिनिक्स कहती है तुम अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम हार गए, और जियोन फाइनली कह ही देता है कि मैं हार गया। और जो फिनिक्स होती है वो कहती है तो फिर मुझे बताओ कि एसो माउंटेन पर तुम्हारी बात क्या हुई, और उसे हिचकी भी आ रही थी। और फिनिक्स थी वो अपनी मनी मन कहती है मुझे ये जल्दी से खत्म करना होगा क्योंकि मुझे मेरी जो आंखें हैं वो बंद होने वाली हैं। और जो जियोन था उसे बताता है ये कार्डिनल चीफ के बारे में है, और वो थोड़ा ऐसा ही बड़बड़ा रहा था कि मुझे खजाना दो, ऐसा करो, जिससे उसको उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिनिक्स कहती है तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे इस मामले में, तो अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है। और जियोन उसे बताता है कार्डिनल चीफ से पूछना कि उसका सक्सेसर कौन होगा, और कार्डिनल चीफ के बारे में वो काफी ज्यादा बड़बड़ाता ऐसे जा रहा था जिससे फिनिक्स को कुछ भी ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। फिनिक्स कहती है इसने अभी क्या कहा, इसने ग्यांग हॉलचोल के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही मुझे कुछ समझ में आया। क्या इसने अभी कोई आर्टिस्ट के बारे में मुझसे कहा? मेरी नजरें धुंधली हो रही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरी तरह से एक आदमी हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पागल हो रही हूँ यह सोचने के लिए कि मुझे इससे कोई जल्द अच्छी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। हजूसी ने सही कहा था कि इसके पास यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। मैं सिर्फ अपने फादर को दिखाना चाहती थी जिन्होंने मुझे हमेशा से एक लड़की की नजर से देखा है कि वो कभी कुछ नहीं कर सकती। ये सब कुछ बकवास है, और मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं इसे किस तरह से मारूं जिससे मुझे काफी सेटिस्फाइंग हो? तो ठीक है मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। लेकिन वो फिर से कहती है कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे फ्यूचर को बढ़ावा देने के लिए कामयाब नहीं होगा, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कमरा लगातार हिल क्यों रहा है? लेकिन इस बेवड़ी को कौन बताए ये कमरा नहीं बल्कि ये खुद ही हिल रही है। फिनिक्स अपने मन कहती है कि मुझे कंफर्म करना होगा कि बातचीत क्या है और ये पूरा मामला क्या था। मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, कहने का मतलब है वो सो जाती है, और दोनों वहीं पर सो चुके थे। और कुछ ही वक्त बाद जो उसी लंदन का जो ओनर होता है वो वहां पर आता है, और यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। तभी वहां पर एक लेडी भी आती है और कहती है वो लेडी क्या ये दोनों मर चुके हैं? मुझे लगता है कि हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो ओनर कहता है चिंता मत करो, देखो
बस ये कि ये दोनों सांस ले रहे हैं या फिर नहीं। और वो लेडी कहती है ये इतने यंग हैं लेकिन इतना ज्यादा पीते हैं, मुझे हैरानी है कि ये अब भी जिंदा हैं। वो ओनर कहता है इसमें चौंकने वाली तो बात है ही, क्योंकि गोल्डन रेड जो ड्रिंक है वो काफी स्ट्रांग होती है और इसकी एक ही बोतल एक इंसान को बेहोशी की हालत में ला सकती है, लेकिन इन लोगों ने 38 बोतल खत्म कर दी। वाकई ये लोग काफी ज्यादा शराब पीने वाले लगते हैं। और जो वो लेडी होती है वो कहती है इसके बारे में कुछ नहीं है, मेहमानों को हमें सम्मान देना चाहिए और उनके बारे में ऐसा ना ही सोचो, हमें इनके लिए आराम करने की व्यवस्था करनी होगी। मुझे बताओ क्या मैंने गलत कहा? बोनर कहता है ये दोनों बिना वेश्याओं के इतना ज्यादा पी गए। इन लोगों ने हमसे पूछा भी नहीं कि इन लोगों को वेश्याओं की जरूरत भी है या फिर नहीं। वो लेडी कहती है लगता है कि ये लोग अब सुबह तक नहीं उठने वाले, तो फिर ठीक है, हमें इनके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बर्ताव करना होगा और इन्हें सुलह देना चाहिए। और हमें बताया जाता है उन दोनों को एक कमरे में सुला दिया गया था। और ये जो तुम चीज देख रहे हो ये कपड़े ये फिनिक्स के हैं जो कि उसकी बॉडी से अलग कर दिए गए हैं और वो लोग ऐसे ही सो रहे थे। उन दोनों को अनजानी भरी रात में एक साथ सोना पड़ा और जो उस दिन की जो रात थी वो काफी ज्यादा ठंडी थी और गर्मी को मेंटेन रखने के लिए और हमें थोड़ा मुरीम अलायंस सिचुआन ब्रांच के बारे में बताया जाता है कि इस जगह जहाँ के बॉर्डर्स में 100 सालों में 12 बार सेंट्रल प्लान्स पर आक्रमण हुआ है, लेकिन हर बार ये जो इन लोगों ने, कहने का मतलब जो फिनिक्स का जो फादर है, इन लोगों ने मुरीम अलायंस को पछाड़ दिया और आगे सिचुआन की ओर नहीं बढ़ने दिया। लेकिन अब वो वक्त फिर से आ गया है जब ये जगह पूरी तरह से टूट जाएगा और मुरीम अलायंस आगे बढ़ेगा। इस वजह से डिमोनाइज्ड गर्ल जो है वो यहाँ पर आने की कोशिश जरूर करेगा और रिजल्ट कुछ ऐसे होंगे कि डिमोनाइज्ड गर्ल जीत जाएगा। और हम जमीन के अंदर के पत्थरों को देखते हैं, वो पत्थर जैसे ही हटते हैं वहाँ पर जो डिमोनाइज्ड कल्ट के लोग थे वो आ चुके थे और कोई कह रहा था कि सिचुआन का जो लीडर है वो हमारे आने से काफी घबरा गया है। हमने सोचा नहीं, उन लोगों ने सोचा नहीं होगा सपने में भी कि हम लोग छिपकर हमला करेंगे और हो सकता है कि 3 दिन के बाद जो लड़ाई होने वाली थी वो उसी की तैयारी कर रहे हैं और वो काफी आराम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो एंट्री थी वो वेक की हो जाती है और ये जो वेक है ना वो इन्हीं जमीन के पत्थरों के अंदर छिपा हुआ था वेक और वेक की पूरी टीम। और वो फिर से कहता है ये निपटने के लिए काफी आसान होगा और वो ये सब कुछ वेक से कह रहा था। वो कोई एक अनजान शख्स है जो वेक को ये सब बातें बता रहा था कि उन लोगों ने दीवारों की सुरक्षा काफी स्ट्रॉन्ग की है, इसके बावजूद हम लोग अंदर आ गए। आप काफी अमेजिंग है कैप्टन, आपने पहले ही 30 साल पहले हमले जो थे वो तैयार हो गए थे और आपने काफी अमेजिंग किया और सब लोग काफी अमेजिंग है। और ये लोग जो है ना वो सुरंग खोद कर यहाँ पर आ गए थे और हम वेक की पूरे डिमोनाइज्ड कल्ट की टीम को दिखाई दिया जाता है। और वो शख्स कहता है कि सभी का शुक्रिया, सिचुआन और मुरीम अलायंस को आज हम दोनों को तोड़ देंगे। तुम सभी का शुक्रिया इस कड़ी मेहनत के लिए। जो वेक के सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें युद्ध के जीतने के लिए किंग को पकड़ना होगा, आपकी तो यही स्ट्रेटजी है। वेक मनी मन कहता है हमारे दुश्मनों को डिफीट करने के लिए हमें किंग को पकड़ना होगा, तो ठीक है हम उसे पकड़ना शुरू करते हैं। और वेक का जो एक इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि जैसी आपकी इच्छा, और सारे लोग वहां से निकल जाते हैं किंग को पकड़ने के लिए। वेक मनी मन कहता है कि अगर हमें सिचुआन सेंट्रल से छुटकारा मिल जाता है तो फिर उन रूथलेस सेट इस जगह साथ इकट्ठा होंगे और अच्छी तरह से ये जो युद्ध है वो 2 भागों में बांटा जाएगा और हम जीत जाएंगे। तो सुप्रीम रूलर स्टार, तुम देखो तुम हमेशा से ही मुरीम में काफी चमकते हुए नजर आए हो। मुझे ये पसंद आया है कि तुम कितने लापरवाह रहे हो, लेकिन देखो मैं तुम्हें निराश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और हम गेट पर देखते हैं कि वेक के गार्ड्स ने उन गार्ड्सों को, कहने का मतलब है जो सिचुआन सेंट्रल के गार्ड थे, उन लोगों को डिफीट कर दिया था। और वो वेक का जो इन्फॉर्मर होता है वो कहता है कि कैप्टन मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, हमारे स्टील और ब्लड पेंडल में जाने वाले सभी गार्ड की देख रेख हमने कर ली है, आपके रास्ते में कोई भी नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वेक कहता है शुक्रिया, तुम लोग मुझे से नफरत नहीं करते लेकिन तुम काफी लोग कठोर हो। वो इन्फॉर्मर कहता है क्या आप उस दिन को भूल गए, हमें 3 साल पहले सिचुआन सेंट्रल में
घुसपैठ करने के लिए तो आप ही ने कहा था और हमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। यही कारण है कि हमें आज आपके साथ मिशन पर आने का मौका मिला। हम आपको इसका ब्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। और करंट में जो लोग स्टील ब्लैंडन के सामने खड़े हैं वो सिचुआन सेंट्रल के लीडर मेक चिन्हो के गार्ड हैं। वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेक कहता है फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मर कहता है मैं परेशान नहीं हूँ सर, आप इतने लंबे टाइम से इतनी कठोर ट्रेनिंग कर रहे थे तो मैं भी आपकी इस फाइट को देखना चाहूंगा। और वेक कहता है एक अरसे के बाद बड़ा धमाका करने का मौका मिला है, इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और वो शख्स कहता है ये काफी अच्छी फाइट हो सकती है, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। वेक जो होता है वहां से चल पड़ता है और हम रेड और व्हाइट को देखते हैं जो कहती हैं कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। व्हाइट कहती है कि वो एक सेल्फ डिफेंस तंत्र की तरह नहीं है। रेड कहती है क्या सेल्फ डिफेंस तंत्र। व्हाइट बताती है कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जो तुम्हें कैसी ही सिचुएशन में जिंदा रखती है। रेड कहती है ओ तो वेक वनी खुद को बचाने के लिए खुद की ढाल क्रिएट करेगा, एक ढाल जिसे कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। रेड कहती है क्या होगा अगर उस ढाल में दरार दिखे तो। दोनों सोच में पड़ जाती है। वेक उन गार्ड्स के सामने पहुंच जाता है जिस गार्ड्स के बारे में कुछ ही देर पहले बात हुई थी। वो गार्ड्स वेक से पूछते हैं तुम हो कौन और तुम इस स्टील ब्लेंडर में इतनी रात तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई। जिस तरह से ये चल रहा है ये काफी कमजोर लगता है। और वो लोग जो होते हैं वो वेक के नाम, रैंक और उसे रुकने के लिए कहते हैं। वेक कहता है तो तुम जानना चाहते हो कि मैं हूँ कौन, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मैं हूँ हेवन डीमनाइज कल्ट का स्क्वाड वुल्फ कैप्टन हेवनली डीमन सुप्रियर वेक वनही। सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्या ये वही है हेवन डीमन डीमनाइज कल्ट वेक वनही। क्या बकवास है। एक जो गार्ड होता है वो कहता है क्या बक रहे हो तुम, डीमनाइज कल्ट के लीडर और वुल्फ स्क्वाड के कैप्टन वेक वनी हो तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वेक कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो आजमा सकते हो। देखो मैं काफी बिजी शख्स हूँ इसलिए मेरी बातों को सीरियस लेना। जो सारे लोग होते हैं उस पर चिल्लाने लगते हैं, उन्हें भरोसा ही नहीं था। वेक कहता है मैं फाइट का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरा सिर काट देना चाहते हो, लेकिन फिक्र मत करो और जल्दी करो, मैं तुम लोगों को काफी कम वक्त में डिफीट कर सकता हूँ और यहाँ का जो किंग है मैं उससे लेने के लिए आया हूँ। सारे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि इमरजेंसी जो वेल है उसे जल्दी से बजा दो, डेमनाइज कल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। वेक जो होता है उन सभी से कहता है और अब ये वो जगह नहीं है जहाँ हमारी बातचीत होनी चाहिए, इस बातचीत को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वेक जो होता है उन गार्ड्स की और अपनी शॉट को हाथ में रखकर वहां से निकल जाता है। वेक इतना ज्यादा तेज था कि उनको दिखा भी नहीं और उनके दो दो टुकड़े कर देता है। और वेक कहता है ये काफी बोरिंग है, मैंने सोचा कि स्टील ब्लेंडन के शॉट ये जो गार्ड है वो काफी स्ट्रांग होंगे लेकिन ये तो कमजोर निकले। वेक मनी मैन कहता है तो ठीक है अब रियल फाइट शुरू करने का वक्त आ चुका है। मैं इस किले को देखे हुए काफी अरसा बीत गया जो सिचुआन सेंट्रल में बनाया गया था। ये काफी एक्साइटेड है। आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगे। स्टील ब्लेंडन शॉट सेंट्रल सेंटर में एक चिन्ह हो। और वेक जो होता है कुछ नोटिस कर कहता है तुम पहले ही बाहर आ जाओ, यकीनन तुम्हें पहले ही मेरा जो नाम सुन लिया होगा, तो अच्छा होगा कि अगर तुम सामने आ जाते हो तो। और हम देखते हैं जो मेक चिन्हो था वो वेक पर हमला कर देता है। वेक कहता है तुम मुझे पसंद आए। वेक उसके हमले को डॉज करता है और चिन्हो चिल्लाते हुए कहता है तुम कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर अपने आप को ताकतवर कहते हो, मेरे लोग तुम्हें मारने में कामयाब नहीं हुए तो तुम समझते क्या हो। उन दोनों की जो काफी घमासान फाइट थी वो चल रही थी और एक काफी बड़ा धमाका होता है। वेक जो होता है उसके डिफेंस को तोड़कर उसके पीछे चला जाता है जिससे मेक चिन्हो काफी थक जाता है। वेक उसके सामने खड़ा था और आखिरी हमला कर देता है और यहीं पर ये 10th चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाता है। पर हम देखते हैं कि वेक का वो हमला म्यूजियन पर काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है और जो म्यूजियन होता है वो कहता है ओह तो तुम हो डीमनाइज कल्ट के लीडर लाइटनिंग सम्राट जो सभी ग्रुप्स को इकट्ठा कर रहा है। लगता है कि वो वहाँ है, सच है। डार्क हेवन को क्रिएट करने के लिए तुम्हारा उसमें काफी बड़ा हाथ था। और म्यूजियन चिल्लाते हुए कहता है ठीक है
मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और जो वेक का अटैक था वो रुक चुका था। वेक म्यूजन से कहता है, स्टील ब्लड स्वॉर्ड के मेक, तुम सचमुच, तुम्हारा नाम तो है लेकिन मुरीम की अब बहुत ही अच्छी तरीके से जीत होने वाली है। मैं तुम्हारी साथ इस लड़ाई को कभी नहीं भूलूंगा। जो मेक होता है वो कहता है, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, तुम ऐसे ही इसे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारा एक हाथ, और दुनिया को दिखाऊंगा कि मैंने डिमोनाइज कल्ट के लीडर का सिर काट दिया। और तुम्हारा सिर मैं सिचुआन ब्रांच पर भी लटकाऊंगा, जिससे मेरा नाम और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। इतने वर्ड्स पूरे हुए ही थे, उन दोनों के बीच की जो जमीन थी, कहने का मतलब है छत थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेक उससे कहता है कि मेरे स्क्वाड ने आखिरकार आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मेक कहता है, अरे नहीं। और वेक कहता है, तुम ये जानने के लिए बेताब होगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। हमने सिचुआन ब्रांच में तहलका मचा दिया है और जल्द ही तूफान उभर कर आएगा। और सिचुआन ब्रांच जो कभी लेजेंड मानी जाती थी, वो आज मेरे हाथों से खत्म होगी। लेकिन तुम्हारे लिए एक राहत की बात भी है मेरे दोस्त। सिचुआन ब्रांच को खत्म होते हुए देखने वाले पहले शख्स तुम हो गए। क्या तुम समझ रहे हो? आज मैं मेरे अपोनेंट को सम्मान के साथ खत्म करूंगा। और वेक जो होता है हवा में दौड़ना रुक जाता है और अपनी काफी अमाउंट में एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और जो वेक होता है वो कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि सिचुआन 100 सालों से अजय रहा है। अजय का मतलब 100 सालों से वो कभी नहीं हारा है, पर आज ये खत्म होगा। ठीक है, सिचुआन ब्रांच की जो किस्मत है वो मरीम से जुड़ी नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारा सिर काटे बिना मैं भी नहीं मरूंगा। और जो मेघ होता है वो भी पूरा तैयार हो चुका था। काफी ज्यादा चीखों के बाद वो अपनी पूरे पोटेंशियल पर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हो डिमोनाइज कल्ट के लीडर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दोनों का एक काफी बड़ा क्लैश होता है, जिससे नीचे की जो जमीन थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वेक कहता है कि अलविदा हमारी इस फाइट के लिए, तुमने काफी अच्छे लड़े तुम। और वेक उसके स्वॉर्ड के साथ जो मेक था उसे भी 2 टुकड़ों में काट देता है। और वेक यहीं पर नहीं रुकता, जो सिचुआन ब्रांच थी ना उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जो कि मेक का एक किला था। क्योंकि उसने अभी कहा था ना कि मैं सिचुआन ब्रांच पर, उसके किले पर वेक का सिर टांगूंगा, इसलिए वो उसे भी 2 टुकड़ों में काट देता है। और वेक मनी मन कहता है कि फाइनली मुरीम अलायंस अब जीत चुकी है। अब ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो मुरीम अलायंस को चुनौती देने की कोशिश कर सके। हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और हमारा सीन फिनिक्स और चियोन की ओर आता है। फिनिक्स को याद आ रहा था कि वो अपनी आंखें खोलना चाहती है और उसे हज्जुस्सी की बात याद आती है कि हमें 10 बजे यहाँ से निकलना है। और वो नींद से जाग जाती है और कहती है, मुझे उठना होगा, मुझे हज्जुस्सी से मैंने वादा किया है और मुझे काफी आज अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है तो वो पाती है कि वो बिना कपड़ों के है। और वो अपने पास में चियोन को लेटे हुए देखती है और कहती है, आखिरकार क्या सिचुएशन हुई है, हम दोनों एक ही बिस्तर पर क्या कर रहे हैं। चियोन जो था वो तो मजे से सो रहा था। और फिनिक्स कहती है, ये तो एक बीस्ट से भी ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम दोनों के बीच हुआ क्या था। और ये सोच रही थी कि इन दोनों के बीच काफी कुछ हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और फिनिक्स को भी रियलाइज हो जाता है, वो राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर मन ही मन कहती है, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगी। वो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती है और कहती है, अगर ये अफवाहें बाहर आई कि मैं इसके साथ बिस्तर पर सोई थी तो लोगों को काफी बड़ी गलतफहमी हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, इसलिए अब मुझे इसे मार देना चाहिए। बात यहीं की यहीं दब जाएगी, लेकिन मुझे इसका दोष मत देना चियोन, क्योंकि इसके दोषी तुम ही रहोगे। और जैसे उस पर हमला करने जाती है वो रुक जाती है और उसे फाइनली फिर रियलाइज हो ही जाता है कि कल रात ये दोनों नशे में थे। इसका मतलब ये हुआ कि चियोन भी नहीं जानता कि वो यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहा है। मुझे उसके मारने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, ये मेरी गलती भी है। मैं अपने फादर की पहचान को पाने की कोशिश करूंगी और करंट सिचुएशन की मैं मदद करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। तो मैं इसके लिए अपनी कीमत चुकानी होगी। और वो उस शराब को याद करती है जो उन दोनों ने
कल रात पी थी और वो कहती है उन सबको पीने के लिए मुझे उसका पे करना होगा। क्या मैं ये सब कुछ जियोन पर के सिर पर डाल दूं? लेकिन नहीं, वो अपनी जिंदगी में इतने पैसे कभी भी नहीं चुका पाएगा। तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें सजा तो दी जानी चाहिए, मैंने सही कहा ना। और यहाँ तक कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड तो मेरे पास भी होना चाहिए। और जो फिनिक्स थी वो उसके गले पर थोड़ा सा वार करती है जिससे वो करीबन 2 घंटे सोता रहेगा। और फिनिक्स कहती है जियोन रयोंग, तो इसके बाद हम दूसरी बार जरूर मिलेंगे, मेरा तुमसे ये वादा है। जियोन जो था वहीं पर सो रहा था। फिनिक्स वहां से उठकर चली जाती है और हम वेक को देखते हैं जो कि अब भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी होता है। वो काफी ज्यादा पावर्स अपने अंदर अब्सॉर्ब करता जा रहा था। तभी वेक का इन्फॉर्मर वेक को रिपोर्ट देता है कि आपकी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ सही रहा है कैप्टन। इस बार हमने कंफर्म किया है कि मार्जिन की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद हमारी जो प्लानिंग है वो बिना नाकामी के आगे बढ़ सकती है। और आपको तो ये काफी अच्छा लगा होगा ना कैप्टन, क्योंकि आपने काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत की है, तो आपको काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। वेक हंसता है और हम जियोन को देखते हैं जो कि 2 घंटे के बाद जाग चुका था। जियोन मन ही मन कह रहा था, लगता है मैं काफी अच्छी तरह से सोया, मैं एक वक्त के बाद इस तरह से सोया हूँ। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है, अरे रखो, कल रात चीजें खत्म कैसे हुई थी? उस एसो माउंटेन की बात क्या मैंने अपने मुंह से बाहर निकाली या फिर नहीं? मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया और लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ी जाएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या होनी चाहिए? मैं अकेला हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उसने इस शराब का और कमरे का पे तो बिल्कुल नहीं किया होगा। और जियोन को भी यही टेंशन बन जाती है कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा पे करने के लिए। जियोन मन ही मन कह रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ बेट नहीं लगानी चाहिए थी ड्रिंकिंग करने की। मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक पीने में इतनी ज्यादा अच्छी भी हो सकती है। लेकिन बाहर जाने के बारे में क्या, अब मैं क्या करूं? वो थक हार कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे भरोसा नहीं होता कि वो एसओ के चीफ की वारिस बनने की बात करेगी। और वो उसे ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि कल रात क्या हुआ था। मुझे जानना होगा। मुझे एहसास है कि मैंने झूठ बोला था उससे, लेकिन क्या उसने बिल पे किया होगा या नहीं? मुझे उसका जवाब चाहिए, नहीं तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे शक है कि उसे जाने से पहले उसने पे किया होगा, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो क्या होगा? मेरे पास तो सिर्फ 4 सिल्वर नंग ही है और मुझे इसमें ट्रेवलर भी करना है, अपने गांव जाना है, अपनी बहन और अपनी माँ की दवाइयाँ भी खरीदनी है, और इसी में मुझे उन्हें खाना खिलाना है, और इसी में मुझे अपना घर भी चलाना है। और तब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती, तब तक तो मुझे इन पैसों की जरूरत तो होगी ही। मेरी जिंदगी काफी कठिन हो सकती है अगर उसने बिल पे नहीं किया होगा तो। तभी ओनर जो था वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सर क्या आप जाग गए? जान उससे कहता है कि अंदर आ जाइए। और ओनर कहता है, आप काफी ज्यादा अच्छे से सोए सर। और जियोन कहता है, हाँ ठीक है। ओनर कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। मैं आपसे कुछ बिल के बारे में बात करना चाहता हूँ। जियोन अब और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैंने सही गेस किया था। और ओनर कहता है, वो एक काफी बड़ी अमाउंट है। अब जियोन और ज्यादा घबरा जाता है। जियोन घबराते हुए कहता है, मेरे साथ जो आदमी आया था उसने क्या पे नहीं किया? ओनर कहता है कि उसने पे तो किया है, लेकिन। और जो जियोन था उस पर भड़कता है और कहता है, अरे कमीने, पहले नहीं बोल सकता था ये? और ओनर कहता है, उसने बिल का इंतजार ही नहीं किया, उसने काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पर छोड़ दी, और उसमें से एक जो गोल्ड कॉइन है ना, वो उसने दिया था, और हमने एक ऑर्डर उसे दिया था, लेकिन वो पैसे वापस लिए बिना ही यहाँ से चला गया। और उसने कहा है कि जो बाकी के जो वापस पैसे देने हैं ना, वो हम आपको दे दें। जियोन जो होता है वो कहता है, वो मेरी उम्मीदों पर काफी खरा उतरा है। और ओनर कहता है, हमने सब कुछ काटने के बाद जो 98 सिल्वर नंग है ना, वो बचे हुए हैं, तो आप इसे रख लीजिए। ये मून लंदन की ओर से है, और हमने इसमें 2 सिल्वर सिक्के और जोड़ दिए हैं, तो ये अब 100 नंग जो है वो हो जाते हैं। ये काफी बड़ी अमाउंट है, इसलिए हम आपको एक मनी चिट तैयार कर दे रहे हैं। जीवन कहता है, ये कैसे हो सकता है? एक मनी चिट, वो भी सिल्वर कॉइन की? क्या ये हकीकत है या फिर कोई सपना? और जीवन होता है बाहर आ जाता है और उस मनी चिट को देख कर कह रहा था, ये काफी बड़ी अमाउंट है। और हम जियोन को एक रेस्टोरेंट के पास देखते हैं जहाँ पर वो अपने आप से बातें कर रहा था। तभी एक लेडी उसका ऑर्डर लेकर आती है, जो कि कुछ नूडल्स वगैरह थे। और वो लेडी जो रेस्टोरेंट वाली थी वो कहती है, क्या ये मनी चिट है? जियोन मन ही मन कह रहा था कि ये हकीकत है, मैं इसे सपना नहीं समझ सकता। और
जियोन फिर उस लेडी से कहता है ये पैसे काफी ज्यादा हैं। जियोन मनी मैन कहता है शायद वो नशे में थी इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मैं अब उसे शायद याद कर सकता हूँ। वो उस लेडी से बात करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी है और मेरे अहंकार को चोट लग चुकी है, मैं ये तय भी नहीं कर सकता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और जो वो लेडी होती है वो कहती है ये आखिरकार किस तरह के पैसे हैं। अंदाजा ये है कि दुनिया में कोई ऐसा पैसा नहीं है जिसका मतलब ये हो, चाहे पैसे बहुत कम हो या फिर ज्यादा, हमेशा आसान पैसे ही पे किए जाते हैं ऐसे मामूली रेस्टोरेंट के लिए। हालांकि पैसे काफी खतरनाक भी होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप काफी समझदार दिखते हैं क्योंकि जिंदगी खत्म हो सकती है सिर्फ पैसों के लिए। जियोन कहता है यकीनन तुम सही तो कह रही हो, लेकिन पैसे ने क्या तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है। वो लेडी कहती है वैसे भी इसे जल्दी से रख लो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नजर इन पैसों पर है। जियोन कहता है यहाँ पर हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। और जो लेडी होती है वो कहती है नहीं मैं हूँ ना, शायद मेरा लालच मुझ पर हावी हो जाए और मैंने लेने के लिए कुछ भी कर सकूं। जियोन कहता है ठीक है मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं केयरफुल हो जाता हूँ। और लेडी कहती है खाना ठंडा होने से पहले खा लीजिए, ठंडा होने के बाद सूप का स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन लेडी को कुछ दिखता है और वो कहती है ये लोग फिर से यहाँ से गुजर रहे हैं और हम देखते हैं कि फिनिक्स हजोसी और फिनिक्स के फादर को अपनी पूरी आर्मी के साथ जो कि सिचुआन की ओर से जा रहे हैं लड़ने के लिए। और वो लेडी बताती है कि मुरियम अलायंस और मार्शल आर्टिस्ट ये सुबह सुबह शहर में एंटर कर रहे हैं, लगता है कि साथ ये इकट्ठा हुए हैं और ये सिटी से बाहर जा रहे हैं। इन्हें देखते हुए लग रहा है कि सिटी में कोई असेंबली पॉइंट जमा हुआ होगा, तभी उनके बारे में मैंने सुना ये काफी इम्प्रेसिव दिखते हैं। इनकी टोटल संख्या की बात की जाए तो ये 300 मार्शल आर्टिस्ट हैं और कई कुन सेट हैं जिनमें से मार्शल आर्ट स्क्वाड के 150 कैप्टन हैं और उनकी टोटल जो अमाउंट है कहने के मतलब ये सारे मिला के 850 हो जाते हैं। जियोन उससे पूछता है कि यार सुनो ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो। वो लेडी जवाब देती है कि उन मार्शल आर्टिस्ट के बारे में मैंने सुबह यहाँ पर चाट खा रहे लोगों से सुना था। जियोन मनी मैन कहता है लगता है कि सिचुआन ब्रांच में डेमोनाइज कल्ट वाले लोग इकट्ठा भी हुए थे। तभी उसे फिनिक्स की बात याद आती है जब फिनिक्स ने कहा था कि मैं मार्शल आर्ट स्क्वाड कैप्टन का एक हिस्सा हूँ और मुझे मुरियम अलायंस से यहाँ पर भेजा गया है। इस मामले में कहीं ना कहीं वो भी होनी चाहिए, ये सब कुछ जियोन कह रहा था और वो फिनिक्स की बात कर रहा था। तभी जो लेडी होती है वो जियोन से कहती है अरे जरा वहाँ पर देखो वो क्या एक नन है। और जियोन वहाँ पर देखता है तो एक शख्स उसे दिख जाता